सानिध्य संवाद 2 के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मैं अभिनंदन करता हूँ और हम लोग अब इस अंक की शुरुआत कर रहे हैं। आप थोड़ा-सा मेरे साथ सहयोग कीजिए तो मैं शेयर स्क्रीन को ऑन कर रहा हूँ ताकि हम लोग पावर पॉइंट के साथ इस कार्यक्रम को देख सकें। तो नमस्कार, एक बार पुनः सानिध्य संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज का ये संवाद, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी कथाकार ममता कालिया जी पर केंद्रित है। पर मुझे थोड़ा अफ़सोस के साथ, बहुत दुःख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमें इसकी शुरुआत एक श्रद्धांजलि से, एक दुखद समाचार से करनी होगी। बीबीसी हिंदी के भूतपूर्व प्रतिष्ठित अध्यक्ष, जिनके समय में हम लोग 80 के दशक में बीबीसी लंदन आए थे, भारत के कोने-कोने से, श्री कैलाश बुधवार जी का कल निधन हो गया। ये एक तरह से कहना अतिशयोक्ति न होगी कि रेडियो पत्रकारिता के एक स्वर्णिम दौर का ये अवसान है। मैं अपने सहयोगी, अपने मित्र, सानिध्य के अध्यक्ष और बीबीसी रेडियो के भूतपूर्व संपादक शिवकांत शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि वो कैलाश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद शिवकांत जी, आप अपना संबोधन करें। धन्यवाद ललित भाई और सानिध्य की सभा के सभी सभासदों को मेरा नमस्कार। जैसा कि ललित भाई ने बताया, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कैलाश बुधवार नहीं रहे। परसों अकस्मात उनका निधन हो गया। बीबीसी हिंदी को प्रसारण की दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा नाम बनाने वाले कैलाश बुधवार, जिन्हें हम कैलाश भाई कहकर बुलाते थे, एक बेजोड़ प्रसारक, पत्रकार, अभिनेता और लेखक होने के साथ साथ अपने आप में एक संस्था थे। वे अपनी बुलंद आवाज में हमेशा हर विषय पर साधिकार बात करने और सबको प्रेरित करने के लिए उत्सुक रहते थे। एक संपादक के रूप में मैंने उन्हें कभी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना। अपने हर छोटे बड़े साथी से वे बड़ी आत्मीयता के साथ मिलते थे। उनका व्यक्तित्व मेरी समझ में बरगद के एक पेड़ की तरह था, जिसकी छत्रछाया में हमारी पीढ़ी के बहुत से प्रसारकों, पत्रकारों को फलने फूलने का मौका मिला। कैलाश बुधवार पहले गैर यूरोपीय प्रसारक थे जिन्हें बीबीसी ने अपनी 2 भाषाओं, हिंदी और तमिल का प्रमुख बनाया था। और इसके बाद वे पहले ऐसे भाषा प्रमुख बने जिन्हें बीबीसी के निदेशक मंडल और ब्रिटेन के वरिष्ठ नेताओं को बीबीसी विश्व सेवा की पहुंच और प्रभाव क्षेत्र से परिचित कराने के लिए चुना गया। यानी दक्षिण एशिया में बीबीसी की धाक जमाने के साथ साथ बीबीसी के भीतर हिंदी और तमिल सेवाओं की धाक जमाने का श्रेय भी कैलाश जी को ही जाता है। उनके साथ काम करना अपने आप में एक शिक्षा थी। कैलाश जी ने बीबीसी हिंदी और तमिल सेवाओं को लोकप्रियता और साख के शिखर पर पहुंचाया। हिंदी की प्रिंट पत्रकारिता में उन दिनों, आप सब जानते हैं, जनसत्ता, दिनमान और रविवार का दौर था। लेकिन प्रसारण की दुनिया में केवल एक नाम था, बीबीसी हिंदी, जिसके सूत्रधार थे कैलाश बुधवार। बीबीसी के श्रोताओं की संख्या 4 करोड़ तक जा चुकी थी। देश के बड़े से बड़े संपादक बीबीसी हिंदी और तमिल के लिए समाचार समीक्षाएं किया करते थे। दक्षिण एशिया से आने वाले हर बड़े नेता, भले राजीव गांधी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, अज्ञे जी हों, हरिवंश राय बच्चन हों, निर्मल वर्मा हों, अमिताभ बच्चन हों, राज कपूर हों, हेमा मालिनी हों या लता मंगेशकर हों, बीबीसी बुश हाउस जरूर आते थे। कैलाश जी ने अपने कैरियर की शुरुआत पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर्स की थी, जहां वे अभिनेता बनने गए थे। लेकिन मुंबई की आपाधापी से घबरा कर वापस लौट आए और आकाशवाणी में समाचार प्रसारक बन गए। कुछ समय तक एक सैनिक स्कूल में अध्यापन भी किया।
उसके बाद बीबीसी ने उन्हें चुना और फिर सेवानिवृत्त होने तक यहीं रहे। कैलाश जी का यूं अकस्मात चले जाना प्रसारण की दुनिया में एक ऐसा खालीपन छोड़ गया है जिसे भर पाना शायद कभी संभव न हो। हिंदी के अलावा कैलाश जी को संस्कृत और उर्दू दोनों से लगाव था। मुझे वो बीबीसी में लाए इसीलिए क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि संस्कृत की थी, इसलिए पहले संस्कृत की एक सूक्ति जो उन पर खरी उतरती है, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते, सजातो ये न जातेन याति वंशः समुन्नते। अर्थ है, इस परिवर्तनशील संसार में आना जाना तो सभी का लगा रहता है, लेकिन असली आना उसी का आना है जिससे परिवार का नाम रोशन हो। कैलाश जी हिंदी सेवा को अपना परिवार कहा करते थे, बल्कि वो कहते थे हिंदी परिवार, हिंदी सेवा नहीं कहते थे। और अपने दौर में उन्होंने इस परिवार को साख के शिखर पर पहुंचाया। और उनके यूं अकस्मात चले जाने पर खालिद शरीफ का एक शेर भी याद आता है, बिछड़ा कुछ सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कैलाश जी को सानिध्य परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि, और यदि आप सब की अनुमति हो तो आप सब की ओर से भी कैलाश जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। ललित भाई। बहुत बहुत आभार शिवकांत, इतनी भावभीनी और इतनी भावुक और इतनी सच्ची श्रद्धांजलि आपने दी कैलाश जी को। और अब मैं शुरुआत करता हूं आज के इस सत्र की, और पुनः एक बार ममता कालिया जी का स्वागत करता हूं, और साथ में जितेंद्र जी का भी स्वागत करता हूं जो कि अध्यक्षता करेंगे, और आप सभी लोगों का जो लोग इतने उत्साह से आए हैं हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। सानिध्य की आज की अध्यक्षता हिंदी के प्रतिष्ठित कवि और आलोचक जितेंद्र श्रीवास्तव कर रहे हैं। जितेंद्र श्रीवास्तव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा प्रबंधन विद्यापीठ के निदेशक हैं। जितेंद्र श्रीवास्तव की प्रमुख कृतियां इन दिनों हालचाल, अनभय कथा, असुंदर सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण, कवि ने कहा, दास, बेटियां तथा सूरज को अनूठा कविता संग्रह आदि हैं। कविता तथा आलोचना के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें कई महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में पहले एक बातचीत ममता जी से, बातचीत के अंत में वो अपनी एक कहानी पढ़ेंगी या कहानी का अंश पढ़ेंगी, ये मैं उन पर छोड़ता हूं। हालांकि हम चाहेंगे कि वो कहानी पढ़ें, फिर उनसे कुछ सवाल आप लोग करेंगे, हम सीमित सवाल ले पाएंगे। अंत में कहानी की समीक्षा और अध्यक्षीय संबोधन जितेंद्र जी करेंगे। ममता कालिया जी ने कथा साहित्य, नाटक, निबंध, कविता और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये भारत और भारत के बाहर हिंदी के सुधी पाठक और जानकार इस बात से परिचित हैं, इस बात को जानते हैं। हिंदी कहानी के परिदृश्य में उनकी उपस्थिति 60वें दशक से निरंतर बनी हुई है। 60 के दशक से उन्होंने अपनी कृतियों की शुरुआत कर दी थी। लगभग आधी सदी के कालखंड में उन्होंने 200 से अधिक कहानियां लिखी हैं, जिसमें उपन्यास भी हैं, निबंध संग्रह भी हैं, और लेखन के लिए कहना न होगा, उन्हें कई प्रतिष्ठित शीर्ष सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। रविंद्र कालिया जी और लेखिका मीना झा के साथ ये मॉल में लिया गया चित्र है, और मैं जब ये पावर पॉइंट स्क्रीन पे है, मैं ममता जी से यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। ये एक आत्मीय शुरुआत है, और मैं पूछना चाहूंगा कि चलिए थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा आपको मैं ममता जी रोकूंगा। ममता जी ने लेखन की शुरुआत एक्चुअली कविता से की, और उसके बाद वो कहानी और उपन्यास और निबंधों में आई। उनकी कृतियों का खजाना असीम है।
यहाँ उनकी कुछ कवर है, जैसा कि आपने अभी कविता देखा, और ये उनके कुछ उपन्यास हैं। बेघर, नरक दर नरक, दौड़, दुक्कम सुक्कम, ये बहुत चर्चित उपन्यास हैं। सपनों की होम डिलीवरी, कल्चर वल्चर, छुटकारा, भविष्य का स्त्री विमर्श, ये निबंध संग्रह है। तो अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। दरअसल इस चित्र से हम शुरुआत करेंगे। रविंद्र कालिया जी के साथ उनके जन्मदिन पर ये चित्र लिया गया, और अब मुझे आज ही ममता जी ने इसे सप्रेम भेजा है। तो ममता जी, ये एक ऐसा चित्र है जो बहुत कुछ कहता है, और मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप बताएं कि इस चित्र की पृष्ठभूमि क्या है। तो सबको मेरा नमस्कार। बहुत खुशी की बात है आज हम ये मिल रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में और सारे देश में, विश्व में इस समय उदासियों का मौसम है, और उसमें अगर थोड़ी सी भी राहत मिलती है तो जी प्रफुल्ल हो जाता है। मैंने शुरुआत तो कविताओं से की थी, उसके बाद मैं कहानियों में रम गई और उसके बाद उपन्यास लिखने लगी, लेकिन बीच बीच में अभी भी मैं कविताएं लिखती हूँ। और अब मैंने देखा कि कविता में भी कहानी का पुट आ जाता है, कि एक अच्छी कविता में कहीं थोड़ा सा कथा तत्व भी आ जाता है। तो मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ जो पूरी तरह से कहानी भी कहती है, लेकिन छोटी सी कविता है। मेरी कविताओं के शीर्षक नहीं होते, ज्यादातर मैं शीर्षक नहीं पाती हूँ। मामी मेरी रोती थी रातों में चुप चुप, जैसे कोहरा टपका करता भिनसारे में टुप टुप। मैं जग जाती समझ न पाती, फिर भी कहती मामी रात में ही रोते हैं, अपना सारा कच्चा पक्का दिन में ही पोते हैं। मामी कहती दिन में सांस कहाँ मिलती है, पाँव फटते ही कुनबे की चक्की चलती है। मेरी अम्मा 5 साल पर लोग सिधारी, तब से अब तक मेरे मन में फर करती, याद पुरानी नहीं बिसारी। नहीं गई मैं, मामा की थी कुछ लाचारी, बाबू की जल गई हथेली रोटी पोते, भले बुरे सपनों में अक्सर चौंक जागते सोते सोते। और कई दुख मामी के थे नए पुराने, जिस दिन से इस घर में आई, कभी नहीं मैं अपनी मर्जी जीने पाई। तेरे मामा जाते हैं रज्जों के द्वारे, पकी पुरानी फितरत उनकी, मेरा पतझड़ कौन बुहारे। तोहमत तेवर ताने में कट गई जिंदगी, खर्च हुए दिन कौन संवारे। उनको कोई नहीं रोकता नहीं टोकता, कहते हैं सब मर्दों के लक्षण है ये सब। मन होता है उठा सरोता दौड़ी जाऊं, बोटी बोटी कर रज्जो की, उसका सारा रज्जोपन पी जाऊं। तब मैं कहती मामी तुम कैसी हाकिम हो, मामा जैसी ही जालिम हो। रज्जो तो तुम जैसी दुखिया, उसके हिस्से भी तो आया आधा पौना झूठा मुखिया। मामा को दो सजा अगर इंसाफ चाहिए। मामी मेरे कान ऐठती, सिर्री है तू जो मुंह में आया बक देती। आएंगे जब मामा तेरी करूं शिकायत, सीधी हो जाएगी तेरी सब पंचायत। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपने मेरे इस अनुरोध को स्वीकार किया। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपका जो ये कविता का जो एक दौर था, ये फेज था, ये बहुत ही जल्दी परिवर्तित होकर के साहित्य में पूरी तरह से लेखन में, कथा में आ गया। तो इसकी क्या वजह थी वैसे? देखिए ये है कि जिस समय मैंने लिखना शुरू किया 7वें दशक में, और कविता लिखना जब शुरू किया, तो वैसे तो कविता बहुत अच्छी चलती रही, उसमें गुस्सा था, वो गुस्सा जो कि इंग्लैंड और अमेरिका की कविताओं में हमें दिखाई देता था। हम लोग अपनी प्रेरणा सीधे इंग्लैंड से लेते थे, क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ते थे। फिर ये हुआ कि कविता धीरे धीरे बहुत जघन्य हो गई। जो विचार वाले कवि थे वो धीरे धीरे शरीर वाले कवि बन गए, और वो देह प्रधान कविता लिखने लगे।
उस झोंक में आकर मैंने भी लिखी काफी बोल्ड कविताएं। उस समय सिर्फ चौंकाने के लिए लिखती थी मैं, कि जैसे सपने देखने वाली आंख अंधी हो गई है, अब हमें एक संग्रहालय खोलना चाहिए, सम अमुक से अमुक तक सपनीली आंखें ऐसी हुआ करती थी। या एक मेरी कविता जो कि बहुत ज्यादा कोट करी जाती थी, वो थी प्यार शब्द खिसते खिसते चपटा हो गया है, अब हमारी समझ में सहवास आता है। ये वाह! सारी कविताएं, हाँ, ये कविताएं धीरे धीरे हमें एक देहवाद की ओर ले जा रही थी। अब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मुझे ये लगा कि कविताएं जिस रास्ते पे हमें ले जा रही है, तो कविता बहुत निर्वसन होती जा रही है। और फिर मेरे जीवन में रविंद्र कालिया मिल गए मुझे 1965 में, और वो क्योंकि कहानी वाले थे, उन्होंने मुझे कहा अरे कविता का क्या, 5 मिनट में 10 कविता मैं लिख दूं। उन्होंने कहा कहानी लिख कर दिखाओ। तो एक चुनौती की तरह मैंने कहानी लिखना शुरू किया। ममता जी, मैं आपको ममता जी, मैं थोड़ा-सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपके बारे में थोड़ा-सा पढ़ा है और मुझे जी एक चीज़ जिसने बहुत प्रभावित किया वो ये है कि आपकी जो पृष्ठभूमि है, दरअसल हम लोग जी की सभी लोग की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है या जो जी साहित्यिक पृष्ठभूमि होती है, सांस्कृतिक, वो हमें बहुत हद तक निर्मित करती है, हमारे व्यक्तित्व जी को निर्मित करती है। तो आप जो थीं, बचपन में जब छोटी थीं, तो आप लोग पल्ली मारान में रहते थे, पुरानी दिल्ली में रहते थे और आपके पिता जो थे वो आकाशवाणी में थे। तो वो दौर उस दौर के बारे में थोड़ा आप बताइए? हाँ, अभी हम लोग ललित जी रहते थे चूड़ीवालान में, बली मारान पास ही में है। अच्छा, अच्छा। ये सब ये पुरानी दिल्ली के मोहल्ले हैं, गलियां हैं, गली में से गली निकलती है। तो हम कूचा पातीराम में और चूड़ीवालान में रहते थे, किराए का घर था हमारा। और मेरे पिता क्योंकि आकाशवाणी में थे और उनका शुरू से ही, क्योंकि साहित्य के वो रहे विद्यार्थी, उन्होंने इंग्लिश में एमए किया और हिंदी में साहित्य रत्न किया, और दोनों में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए थे। तो बहुत ही हिंदी और अंग्रेजी भाषा से प्रेम करते थे और उनके दोस्त भी सब साहित्यकार थे। उस जमाने में साहित्यकारों को बहुत इज्जत दी जाती थी, उनको बहुत ध्यान से सुना जाता था। तो जैनेन्द्र कुमार हमारे घर आया करते थे। कई बार गोष्ठियां ऐसी हुई जिनमें विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार, इन जैसे लोगों ने शिरकत की और अपनी कहानियां सुनाई। तो मैंने जब से होश संभाला, अपने घर में एक तो कतार की कतार किताबें देखी, जैसे आपके पीछे किताबें लगी हुई हैं, हमारे इसी तरह से किताबें लगी रहती थी। खपच्चियों के रैक होते थे क्योंकि ट्रांसफर होता रहता था, तो इसलिए हम पक्की अलमारियां नहीं बनवा पाते थे। तो खपच्चियों के रैक के ऊपर हमारे यहाँ किताबें रखी रहती थी। और अगर हमें कभी डांट पड़ती थी तो और किसी काम पे नहीं पड़ती थी, किसी किताब को हमने अगर उल्टा रख दिया या किसी किताब को मोड़ दिया हमने, तो इस बात पे हमें बहुत डांट पड़ती थी। तो एक बार आपने किताबों को लेके एक बार आपने एक गलती से मछली को तोड़ दिया था। वो हाँ, किस्सा जी बहुत जी। अच्छा है। वो किस्सा सुनाइए कि कैसे हुआ वो? जी, ऐसे ही है। हमारे घर में जब भी कभी होता था, कोई भी विवाद होता था, तो केवल किताबों की देखरेख को लेकर होता था। कोई अगर अखबार नहीं मिल रहा है, कोई पत्रिका नहीं मिल रही, तो मेरे पिता बहुत नाराज हो जाते थे। तो हम सब लोग जानते थे कि किताब, कॉपी और अखबार सब बहुत संभाल कर रखने वाली चीजें हैं। तो एक अनुराग पैदा होता चला गया। एक दहशत भी थी शुरू में, बहुत डर भी लगता था इस बात से कि कहीं किसी किताब को कुछ हो ना जाए। ऐसा लगता था हर किताब के अंदर जैसे प्राण है, हर किताब में एक जान है, ये लगा करता था मैं। तो बहुत जल्द किताबों से नाता हो गया, और वो इसलिए भी हो गया क्योंकि मेरी खाली एक बड़ी बहन थी। अच्छा, उसकी दिलचस्पी जो थी गाने में, नाचने में, अभिनय करने में और दूसरों को बुली करने में, ये इन कामों में रहती थी उसकी। तो मुझे अपनी बहन की कंपनी बहुत कम मिली, और मैं ज़्यादा ये करती थी कि अपनी किताबों के बीच में, मैगजीन्स के बीच में और पापा के लंबे-लंबे प्रवचनों के बीच में ही मेरा जीवन बीता है। तो ज़ाहिर है कि मुझे किताबों की तरफ ही जाना था। फिर मेरी पढ़ाई भी साहित्य में हुई, अंग्रेजी साहित्य में हुई। तब भी मेरे पल्ले खूब बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ी, और धीरे-धीरे क्या होता है, जिस माहौल में आप रहते हैं, उसी माहौल की आदत पड़ जाती है, और किसी माहौल में मन ही नहीं लगता था। बहुत ज़्यादा सहेलियों के बीच में शैतानी करने में भी मन नहीं लगता था। हर मैं बात का एक जी। ममता जी, अगर मैं आपको यहाँ पर ये रोक के कहूँ कि क्या मैं ये कहने की आप मुझे अनुमति देंगी कि आप मूलतः आप अंतर्मुखी थीं, इंट्रोवर्ट थीं और
क्या आप अपनी बड़ी बहन के मुकाबले आपको उतना ब्राइट नहीं आंका जाता था? एक एक किस्सा याद आता है जब मुक्तिबोध आपके यहाँ आए थे और उन्होंने आपसे कुछ कहा था। मैं चाहता हूँ कि आप नहीं, हमारे लोगों को ये बात बताइए। हाँ, नहीं, नहीं, ऐसा है। मुझे लगता है ललित जी, मेरा अपना ही कॉम्प्लेक्स था। वो 2 बच्चों के बीच में हो ही जाता है। जब एक बच्चा बहुत सुंदर स्मार्ट होता है और दूसरा ऐसे ही होता है, उल-जलूल होता है, तो दोनों के बीच में जो छोटा वाला होता है, उसके मन में एक हीन ग्रंथि आ ही जाती है। मुझे लगता है कि मेरी बहन ने इतना मेरे साथ कोई बुरा नहीं किया, लेकिन मैं ही महसूस करती थी कि मैं उससे बहुत पीछे हूँ। उसके इतने दोस्त घर आते थे, मेरे तो इतने दोस्त नहीं थे। मेरी तो सिलबिल किस्म की आस-पड़ोस की लड़कियाँ थीं, जिनके साथ मैं खेला करती थी। तो मैं लिखने लगी क्योंकि मैं पढ़ती बहुत थी और पढ़ते-पढ़ते ही आदमी लेखक बनता है। तो मैंने बहुत ही कम उम्र में, जब मैं समझती नहीं थी, तब मैंने प्रेमचंद पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, मैंने जैनेंद्र पढ़ लिया। तो मुझे अच्छा लगने लगा और मुझे लगा कि अब मुझे भी लिखने की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये बात थी। अच्छा, आपकी एक किसी आप समारोह में आप आमंत्रित की गई थी और जी, आपको किसी साहित्य मुझे लगता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आपको एक पत्र लिखा था। लेट हो गई थी मैं। तो वो उस समारोह में जब आप गईं तो एक तरह से आपको बड़ा एक्सपोज़र मिला और वही समारोह के बाद आपकी मुलाकात रवि जी से हुई, जो कि एक कहानी की तरह लगती है। तो वो किस तरह से वाज़ इट अ टर्निंग पॉइंट इन जी। आपके जीवन में क्या एक टर्निंग पॉइंट था वो? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि एक गोष्ठी में मैं चंडीगढ़ गई थी जब, तब मुझे रवि वहाँ पर मिले और तब हम लोग की जो बातचीत थी वो लगातार मतभेदों पर थी। क्योंकि जिन लेखकों को मैं पसंद करती थी, उनको रवींद्र कालिया बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जैसे मुझे अज्ञेय बहुत पसंद थे, कवि के रूप में भी और उपन्यासकार के रूप में भी, कहानीकार के रूप में भी। और मुझे उनकी भाषा बहुत अच्छी लगती थी अज्ञेय की। मुझे निर्मल वर्मा बहुत पसंद थे, क्योंकि वो कविता की तरह गद्य लिखते थे। अब रवि को इन सबसे चिढ़ती। जैनेंद्र कुमार मुझे बहुत पसंद थे। रवि को जैनेंद्र बहुत व्यक्तिवादी लेखक लगते थे। तो रवि का और हमारा जो डायलॉग पहला हुआ, वो लगातार मतभेदों को लेकर हुआ। उन्होंने कहा, ये भी कोई लेखक है जिन्हें तुम पढ़ती हो? ये तो कोई लेखक ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, तुम्हें यशपाल को पढ़ना चाहिए, तुम्हें हेमिंग्वे को पढ़ना चाहिए। उन्होंने अपनी सारी विद्वता मेरे ऊपर ला दी और तब मैंने एक चुनौती की तरह लिया और मैंने कहा, ये सब तो मैंने पढ़े हुए हैं भाई, ऐसा थोड़ी कि मैंने नहीं पढ़े। लेकिन जब तुमने पूछा कि भाई मेरे मनपसंद कौन है, तो मैंने अपनी पसंद तुम्हें बताई। तो मेरी पसंद से वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो एक तरह से इसी नोक झोंक में हमारा सफर बीता और इसी नोक झोंक में हमारी दोस्ती हो गई। और दोस्ती मुझे लगता है, दोस्ती मेरे ख्याल है समान सोचने वालों में कम होती है और विपरीत सोचने वालों में जल्दी होती है। क्योंकि लगातार आप मुठभेड़ कर रहे हैं, लगातार आप एक दूसरे से विवाद कर रहे हैं, तो उस विवाद के बीच में जाहिर है कि संवाद भी होता रहता है। ममता जी, आपकी अगर रचना प्रक्रिया के बारे में कुछ मैं पूछूं, जो आपकी एक तरह से जो बहुत ही सेमिनल कहानियां हैं, जैसे दूसरा देवदास है, सुलेमान जी। है और सेमिनार है। सेमिनार कहानी मुझे बहुत ही एक तरह की बड़ी एक्सपेरिमेंटल, बड़ी प्रयोगात्मक कहानी लगती है। तो आप ये बताएंगी कि कौन सी कहानी से आप स्वयं बहुत आपको लगता है कि वो आपके लिए बहुत अहम है और आप अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में जी, जी, थोड़ा-सा हमको बताएँ? जी। जी, ललित जी, आप जो पूछ रहे हैं मैं जान रही हूँ, आपकी आपका इशारा किस ओर है। और बहुत सी कहानियाँ ऐसी होती हैं, जिनमें बहुत सी बातें हम लोग झेलते हैं खुद और तब उसको खोलते हैं। और मेरी सेमिनार कहानी पूरी की पूरी मेरी देखी हुई और मेरा भोगा हुआ यथार्थ है कि कलावादी लोगों के बीच में मैं फंस गई थी एक सेमिनार में। और मैंने ये देखा कि वो जिस तरह से रचना प्रक्रिया को लेते हैं, वो रचना को जिस तरह से लेते हैं, वो एक ही बड़ी आर्टिफिशियल तरीका होता है। वो हर समय दिखाते हैं जैसे उन्हें बड़ा रचनात्मक तनाव हो रहा है, क्रिएटिव टेंशन हो रही है। जबकि हम जब लिखते हैं तो हम कभी क्रिएटिव टेंशन की तरह से नहीं, हम उसे टेंशन की तरह नहीं लेते। हमारे पास तो एक फ्लैश की तरह कहानी आ जाती है
और कई बार एक अनुभव होता है जिसको कि हम देते हैं। अब सेमिनार कहानी में मैंने यही दिखाया कि कैसे वो लोग झाड़ू के पीछे एक उसे कलात्मक चीज मानते हैं और उस झाड़ू को सबके सब ये सोचते हैं कि हम इसे जाकर ड्राइंग रूम में दीवार पर लगाएंगे। और जाहिर है जो यथार्थवादी लेखिका है पाखी, उसको तो ये लगता है कि झाड़ू है तो इसे झाड़ू समझो, इसको तुम कलात्मक क्यों समझ रहे हो। तो पूरी की पूरी कहानी मेरे सामने घटित हुई जब मैं एक सेमिनार में फंस गई थी और मैं अपनी बेवकूफ़ी से फंसी थी उसमें जाकर, क्योंकि मैं उस समय एक ठंडी जगह जाना चाहती थी और इलाहाबाद में बहुत गर्मी थी उस समय। एक और कहानी आपने ली सुलेमान। तो हमारे एक दोस्त थे, अभी ये पिछले दिनों उनका निधन हुआ है। वो इस तरह के थे कि उनके बारे में इलाहाबाद में, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और पॉलिटिकल साइंस के वो लेक्चरर थे उस समय। तो उनके लिए रवि एक शेर हमेशा बोला करते थे कि मेरा ईमान क्या पूछती हो मुन्नी, शिया के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी। तो वो इस तरह के थे कि उन्हें विचारधारा का कभी संकट नहीं रहता था। वो जहाँ दिखते थे अवसर वहां झुक जाते थे उस तरफ। उनके नहीं तो जीवन में लेखकों के साथ देखिए ये होता है, अगर आप वामपंथी हैं तो आपको दक्षिणपंथी बनने में बहुत कष्ट होता है। अंतिम समय में बन तो गए अज्ञे और निर्मल वर्मा, पहले बहुत घनघोर वामपंथी थे, बाद में वो दक्षिणपंथी बने, लेकिन वो बड़ी मजबूरी में कोई बनता है, जब बहुत धक्के खा लेता तब वो बनता है। तो वो जो थे, जो सुलेमान कहानी है वो उनके बारे में है, क्योंकि उनको इतने लोग काम बताते थे, क्योंकि उस समय वो कांग्रेस के बहुत निकट थे, बाद में वो एनसीपी में चले गए। तो जब वो कांग्रेस में निकट थे तो जब इलाहाबाद आते थे तो उनका पोर्टफोलियो पूरा भर जाता था एप्लीकेशन से। सारे लोग अपना अपना काम बताते, मेरा ये कर देना, मेरा ये कर देना, वो हर एक को हाँ करते थे, कभी किसी को ना नहीं कहते थे। वो सुलेमान कहानी उस पर, वो देखा जाए तो दिवा स्वप्नी थी। वो ऐसा भी नहीं कि वो कहते थे काम नहीं करना है, लेकिन वो सपने ज्यादा देखते थे और काम कम करते थे। उनके साथ ये था, और ये पॉलिटिक्स में ज्यादातर होता है। ये पॉलिटिक्स वाला आदमी आपको सपने तो खूब दिखाता है, अरे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अच्छे दिन ले आऊंगा, लेकिन वो अच्छे दिन चाह कर भी नहीं ला पाता। कई बार वो उसके बस में नहीं होता इतना काम करना, जितने वादे वो कर देता है। ये तो कहानी थोड़ा सा विषयांतर मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपने राजनीति की बात की है। तो ये तो हर दौर में होता है कि ध्रुवीकरण किसी न किसी तरह से हर युग में होता है। पर जो आज के युग में जो इतना ध्रुवीकरण है, मैं कोई राजनीति में मैं नहीं चाहता कि हम लोग ज्यादा बात करें। पर आपके अपने क्या विचार हैं जो इस दौर में जो हमारे समाज में इतना ध्रुवीकरण है, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? देखिए, अभी तो इस समय महामारी के कारण शायद राजनीतिक विचारधारा इतनी प्रबल नहीं है। मुझे लगता है हम लोग ज्यादा तो ये महसूस कर रहे हैं कि सलामती बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग जीवित रह सके, जो बीमार हो गए वो ठीक हो सके। मुझे लगता है इस समय ये समय खेमेबाजी का समय नहीं है, न साहित्य में और न राजनीति में। ये समय बचे रहने का समय है, और साहित्य को भी कोशिश करनी चाहिए कि जो जीवनदायी बातें हैं वो कहें। इस समय हम वो बातें ना करें कि लोग सीधे फांसी के बंदे पर लटक जाए। मैं नहीं चाहती कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वो, क्या नाम था उनका, सुशील सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, हाँ। सुशांत सिंह राजपूत जैसे केसेस हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो, नौजवान इस तरह से ना जाए। मैं सोचती हूँ कि आज साहित्य को भी जीवनदायी होना चाहिए। तो जी ममता जी, आप यहीं पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो समाज में घटित हो रहा होता है वो दरअसल सबसे अधिक प्रेरित करने वाला है साहित्य को, चाहे वो किसी लेखक हो। तो जाहिर है, मैं ये मानती हूँ जी। जी, तो आपने जब जो आपके उपन्यास हैं, कहानी है, तो आप कैसे प्रेरित होती हैं? जैसे किसी भी दौर में, जैसे आपने बेघर लिखा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। हाँ, देखिए, बेघर जो है वो तो मेरे दिमाग में दो चरित्र थे। दिल्ली में आपने देखा होगा ऐसे बहुत लड़के होते हैं जो बीए कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता आगे क्या करें। अब ये परमजीत को एक ब्रेक मिल गया, किसी ने, ग्राहक ने जो लस्सी पीने आता था, उसने उसके पिता से कहा इसको बम्बई भेज दो, और गया तो था छोटी सी पोस्ट पर, छोटी कंपनी में। धीरे धीरे कंपनी बड़ी होती गई तो वो भी बड़ा होता गया, और वो धीरे धीरे एक दिन कंपनी का मैनेजर बन गया वहां पर।
लेकिन ऐसा जीवन में कम होता है। मैंने देखा था एक लड़के को इस तरह से प्रगति करते हुए, और उस परमजीत में थोड़ा थोड़ा अन्य कुछ जो मैंने देखे थे लड़के, वो सब आ गए। क्योंकि एक तरीका होता है कि लड़का ऊपर से तो आधुनिक बन जाता है, जब बड़े शहर में जाता है, बड़ी नौकरी जाता है, ऊपर से आधुनिक बन जाता है, लेकिन अंदर हृदय से वो परंपरावादी और उसी सामंती चौखटे में बंद रहता है जो उसने अपने परिवार में बाप दादों के देखे। अब परमजीत जो है वो संजीवनी से प्रेम करता है, उसको अपने ऑफिस ले जाता है, उसके साथ कोशिश करता है रिलेशन बनाने की, और जब वो पाता है कि वो पहला पुरुष नहीं है, वो उसी समय उसको हॉट पोटैटो की तरह छोड़ देता है लड़की को, बिना ये सोचे कि उसकी इतने दिनों की भावनाएं उस लड़की के साथ जुड़ी हुई है। और वो जाकर दिल्ली जाकर एक अरेंज मैरिज, एक पारंपरिक विवाह अपने माता पिता के कहने से एक टेक्निकली अविवाहित कुंवारी लड़की से शादी कर लेता है। और वही समय है जब वो बेघर हो जाता है। जिस दिन उसकी शादी होती है उसी दिन वो बेघर हो जाता है, क्योंकि जब तक आप अपने मनमाफिक साथी से शादी नहीं करेंगे, ये सारी बातें दीगर है कि आपने उसको अपने जीवन में पहला पाया कि नहीं पाया। मैंने यहाँ दरअसल वो कौमार का जो एक मिथक है उसको तोड़ने की कोशिश की थी, और ये कोशिश मैंने उस समय की थी जब इसको लेके बहुत टैबू था। आज तो हम लोग वर्जिनिटी पे बात करने लगे हैं। एक समय था जब सातवां नहीं तो 8वां दशक लग गया था जब मैंने ये नॉवल लिखा है। सन 71 में ही छपा था, अगले साल इसको 50 साल हो जाएंगे नॉवल को। तो आप ये देखिए उस समय मैंने इस थीम को लिया था जब किसी और लेखक ने इस थीम को नहीं लिया था। और तब मैंने ये कौमार के मिथक को तोड़ने की कोशिश की थी कि कौमार केवल शरीर का नहीं होता है, कौमार अपनी भावनाओं का भी होता है। उसने उन भावनाओं को आघात पहुंचाकर, और उसने तकनीकी रूप से एक लड़की से शादी की जो अंत में कितनी ठस ठोस और फुहड़ निकली, रमा, वो उसकी मृत्यु के बाद भी फुहड़ ही रहती है। तो बेघर उपन्यास है। हाँ। ममता जी, आपके साहित्य में, बल्कि इसी में नहीं बल्कि आपकी कहानियों में, आपके उपन्यासों में, आपके निबंधों में भी स्त्री विमर्श जो है वो उसके मूल में है। तो मैं एक सीधा सा सवाल ये करना चाहता हूँ, हालांकि यहाँ पे हमारी बहुत सारी स्त्री मित्र लोग बैठे हुए हैं, मुझे अन्यथा न लें। जो आधुनिक भारत में जो महिला स्वातंत्र की जो धारणा जो उपजी है 10-15 साल में, वो या 20 साल में, वो क्या एक तरह से पश्चिम से आयातित नहीं है? मतलब हम लोग सिमन बुआ के सेकंड सेक्स की बात अचानक से करने लगते हैं, जबकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो महादेवी वर्मा ने तो इसके बहुत 50-60 वर्ष पहले जो भारतीयता के अनुरूप जो एक स्त्री विमर्श है, उसका जो स्वातंत्र है, उसकी बात की थी। ये जो विरोधाभास है, इस पर आप कुछ स्पष्ट कर सकते हैं? मैं समझ गई, आपकी बात समझ गई मैं। ललित जी, ऐसा है कि स्त्री विमर्श देखा जाए तो बहुत दिनों से, जब से शुरू हुआ है तब से 2 किस्म का स्त्री विमर्श रहा है। एक तो बहुत ही लड़ाकू किस्म का रहा है, उसमें तो ये होता है कि आग लगा दो सीधे, और रिश्तों को भी आग लगा दो, घर को भी आग लगा दो, और स्वतंत्र होकर झंडा लेकर, पोस्टर लेकर और सड़क पर निकल पड़ो। और एक स्त्री विमर्श सोचा समझा समझदारी का होता है, पढ़ा लिखा एक स्त्री विमर्श होता है। लड़ाकू और पढ़ाकू 2 किस्म के होते हैं। जो पढ़ाकू किस्म का स्त्री विमर्श है वो सोच समझ के चलता है, और वो ये मानकर चलता है कि घर की इकाई को बिना तोड़े हुए भी हम अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता बना सकते हैं, हम अपनी आजादी बनाकर रख सकते हैं। वो ऐसा है जिसे हम कहते हैं, जैसे लेनिन कहते थे कि 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे। हम 2 कदम आगे लेते हैं, 1 कदम पीछे उठाते हैं। हम रात के 9 बजे अपनी लड़ाइयाँ स्थगित कर देते हैं और घर के काम में लग जाते हैं, और कोशिश करते हैं कि सब शांत और सुखी होकर विद अ स्माइल ऑन द फेस सब सोने जाएं। हमारी ये कोशिश कभी नहीं होती है। मतलब मैं स्त्री विमर्श में उस स्कूल की हूँ जो ये मान के चलती है कि अपने घर को तोड़कर स्त्री केवल दुर्गति को ही प्राप्त होती है। अगर आप अपने घर की सारी उन सुरक्षित दीवारों को तोड़ देंगे तो आपके पास जो सड़क बचेगी, उस सड़क पर कितने किलोमीटर आप सेफली चल सकेंगे, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो स्त्री विमर्श को थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, मैं ये मानती हूँ।
इसीलिए चाहे मेरी बोलने वाली औरत कहानी हो, चाहे मेरी इरादा कहानी हो, शॉल कहानी हो, एक पत्नी के नोट्स उपन्यास हो, सब में मैंने कोशिश ये की है कि स्त्री अंत में समझदारी दिखाती है, क्योंकि पुरुष कई बार भावनाओं में बह जाता है, लेकिन स्त्री उसे वापस पटरी पर लाती है, तभी घर टिका रहता है। आपकी कोई ऐसी कहानी स्त्री विमर्श पे है, उसके सबटेक्स्ट को लेकर के है, जिस पर बहुत जो विवादित रही है बहुत? हाँ, हाँ, जी। बोलने वाली औरत कहानी पर बहुत चर्चा रही है। बोलने वाली औरत मेरी कहानी, जी। ये एक कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है ये कहानी, और इसको लेकर मैंने ये दिखाया कि अपना प्रतिरोध तो वो दर्ज कर देती है लड़की, लेकिन जाहिर है कि वो इसको लेकर जो भी चीख पुकार मचाती है वो अपने जहन में मचाती है। क्योंकि जब मैंने ये कहानी लिखी थी सन 2000 में, तब मेरा ख्याल है कि इतना संघर्ष भी बहुत था लड़की का, कि वो कम से कम ये दिखा देती है कि आज वो चुप है, लेकिन जाहिर है जिस दिन उसका होठ, सूजा हुआ होठ उसका ठीक हो जाएगा, और वो जिस दिन उसकी शल्य क्रिया होगी अगर, तो उसके अंदर से शब्द निकल बहेंगे, और वो बड़े जहरीले शब्द होंगे, नीले पीले जहरीले शब्द होंगे, और जो विरोध का सबसे बड़ा अग्रलेख बन जाएंगे। ये मैंने बताया है। वो ना बोल कर भी वो बोल रही है स्त्री, और वो अपना प्रतिरोध लगातार बता रही है, क्योंकि परिवार, भारतीय परिवार में स्त्री को पग पग पर अपने को साबित करना पड़ता है, और पग पग पे उसके ऊपर आरोप लगते रहते फिजूल के। जबकि ऐसा आप देखिए कि आपके यहाँ की प्रवासी कहानियों में ऐसा नहीं है, उनमें बिल्कुल अलग किस्म की समस्याएं हैं, और मुझे ये बात बड़ी आकृष्ट भी करती है प्रवासी साहित्य में। जैसे मैं अभी उस दिन पढ़ रही थी अनिल प्रभात कुमार की कहानी कतार से कटा हुआ घर। वो समलैंगिक संबंधों के बारे में कहानी है कि समलैंगिक संबंधों वाली दो स्त्रियों के बीच में एक स्कूल गोइंग बच्चा कैसा महसूस करता है, इस पर वो कहानी है। इसी आप तरह से बहुत ममता जी, आप बहुत ही स्वाभाविक रूप से और सहजता से आप एक तरह से प्रवासी लेखन पर आ गई, और मैं बहुत उत्सुक था इस बारे में आपसे प्रश्न करने के लिए, क्योंकि हमारे इस सभा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उषा राजी जी हैं, आपकी दिव्या हैं, शिखा हैं, और आपके पद्मेश हैं, अरुणा जी हैं। तो हम लोग सब ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो साहित्य यहाँ रचा जा रहा है, ब्रिटेन में ही नहीं, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, उसको आप ईमानदारी से उसकी रचनात्मकता को और उसकी एक तरह से उसकी शॉर्टकमिंग्स को किस तरह से आप आंकती हैं? मैं ललित जी बहुत आशा से और बड़ी उम्मीद से देखती हूँ प्रवासी साहित्य को। सबसे पहले तो मुझे ये प्रवासी शब्द जो उसके साथ चिपक गया है, ये भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सभी प्रवासी हैं। हम भी कहीं और से, मथुरा से और जाने कहाँ से आकर अब दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो हम प्रवासी हुए। लेकिन जो देश छोड़कर परदेश चले गए, वो सब बेचारे प्रवासी के कोष्ठक में बैठ गए। वही जैसे कि हम लोग को स्त्री लेखन के कोष्ठक में बैठाने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने हर बार उस कोष्ठक को तोड़ा। हमें हमेशा चौखटे तोड़ने चाहिए। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब हम वीएस नायपॉल को नहीं कहते प्रवासी लेखक, उसको नोबेल अवार्ड मिला, और उनकी रचनाओं में हम उस जमाने का हिंदुस्तान देखते हैं, और उसके बाद उस जमाने का ट्रिनिडाड देखते हैं उनकी रचनाओं में। तो हम ये क्या कारण है कि हम तेजेन शर्मा में और पद्मेश गुप्त में और दिव्या माथुर में और अरुण सब्बरवाल में हिंदुस्तान नहीं देख सकते? उन सब में हिंदुस्तान है। वो अलग बात है जिसने जब छोड़ा हिंदुस्तान, उसके दिमाग में वो फोटोग्राफ की तरह वहां पर कैद हो गया। कितनी बार ऐसा होता है। अब अरुणा सब्बरवाल की इतनी खूबसूरत कहानी है वो 5 पराठे, इतनी खूबसूरत कहानी है। वो शायद उनकी पहली कहानी थी, और इतनी गजब की मानवीय कहानी है। कैसे एक आदमी अब किसी और व्यक्ति के लिए अपने टिफिन में 5 पराठे बनवा के ले जाता है बाहर। उसकी पत्नी सोचती कैसी इतनी सारी इतनी रोटियां खा जाता है रोज। वो रोज सोचती, किसी दिन सोचती है आज ना बनाए, वो कहता कि नहीं, मुझे 5 पराठे बना कर दो, क्योंकि जो आदमी जिसको वो खिलाता है उसकी खुराक 5 पराठे है। और आप ये देखिए इतनी खूबसूरत कहानी, इसमें कहाँ इंग्लैंड आता है और कहाँ हिंदुस्तान आता है। और आज जिस तादाद में
इंग्लैंड में हिंदी लेखक पहुंच गए हैं और हिंदी में लिख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि एक दिन ऐसा होगा, और इंडिया में बहुत से लेखक आज अंग्रेजी में लिख रहे हैं, जो हिंदी जानते हैं वो भी। मुझे लगता है एक दिन ऐसा ना हो कि इंडिया में तो, भारत में तो इंग्लिश फर्राटे से बोलना शुरू कर दे लोग और लिखना शुरू कर दे, और इंग्लैंड में सब लोग हिंदी बोलना शुरू कर दे और हिंदी लिखना शुरू कर दे। मैं सोचती हूँ कि एक दिन पोएटिक जस्टिस ऐसा होगा। हमें तो जो 200 साल हमने जो गुलामी झेली, तो जी जी, उसके बाद ये आप जो कह रहे हैं ये मुझे लगता है हमारे जो यहाँ ब्रिटेन के और जैसे संध्या जी हैं सिंगापुर से, इन सब के कानों में संगीत की तरह ये बात और आपकी शिखा गुजरी। वार्ष्णेय की, जी शिखा जी वार्ष्णेय की कितनी अच्छी किताब है ना, जी, लंदन डायरी। और वाह वाह, हाँ, और बाकी भी सुधा ओम ढींगरा की नक्काशीदार कैबिनेट, इतना खूबसूरत, इतना दिलचस्प नॉवेल है। आप उसे पढ़िए, कमरों में पानी भरने का जो दृश्य है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बिहार के किसी गांव में पानी भर गया है, इस तरह का पर लगता है। पर मैं आपको और हाँ, थोड़ा सा अगर मैं आपको उकसाना चाहूँ, और फिर जी मैं जी, थोड़ा आपको और उकसाना चाहूँ कि तेजन शर्मा ऐस की कहानी जी, कब्र का मुनाफा कहानी जो है वो इतनी दिलचस्प है। बहुत इसी तरह अच्छी, हाँ, उषा राजे सक्सेना की न केवल कहानी, आप ये देखिए सुषम बेदी, उसको तो पढ़ते हुए लगते ही नहीं हम क्या अमेरिका की पढ़ने, जब वो बीच में बच्चों की पीढ़ी पर आती है, नेक्स्ट जनरेशन पर, तब पता चलता है कि एक कम्युनिकेशन गैप परिवार के बीच में पैदा होता है। इसी तरह रवि का एक नॉवेल है, रविंद्र कालिया का, ABCD। उस नॉवेल ABCD का मतलब ये अमेरिका बॉर्न कंफ्यूज देसी, उसमें एक भी यही फ़िल्म भी होता थी। है। हाँ, उसमें हाँ। यही है कि वो कनाडा पहुंच गए हैं माता पिता, और जो बच्चे हैं वो बच्चे बेचारे परेशान है कि ये माता पिता की वैल्यूज क्या है। वो बार बार उनसे कहते हैं कि तुम ये करो। माता पिता के दिमाग में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, नई पीढ़ी के दिमाग में कंफ्यूजन कम है। अच्छा, या आप क्या ये मानती हैं, अगर मैं आपको थोड़ा-सा उकसाऊँ, कि हमारे जो प्रवासी लेखक हैं, उनमें क्या कोई ऐसी भी ग्रंथि है या कमज़ोरी है, सब में नहीं, कुछ ऐसा उनके पक्ष हैं लेखन के, जो उनको एक तरह से उनकी रचनात्मकता को रोकते हैं? नहीं देखिए, होता ये मुझे लगता है कि जब किसी कहानी में बहुत विदेशी नाम आ जाते हैं तो भारतीय संवेदना शायद उसको पूरा ग्रहण नहीं कर पाती। जैसे बहुत सारे, हर कैरेक्टर का नाम अगर विदेशी है, उसके बीच में थोड़ा सा, जैसे सुषम बेदी करती थी, कुछ कैरेक्टर्स उनके पास बड़े खांटी किस्म के भारतीय होते थे, और बच्चे जो होते थे वो सब होते थे विदेशी प्रभाव वाले। तो उनकी रचना को पढ़ते हुए कभी झटका नहीं लगा आज तक। इसी तरह से सुधा ओम ढींगरा की रचना को पढ़ते हुए झटका नहीं लगता है। उनका कोई ना कोई मुख्य पात्र जो होता है वो पूरी तरह से हिंदुस्तान की सरजमीन में रचा बसा होता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ही है कि जैसे कि हवाई जहाज टेक ऑफ करता है ना, तो झटका ना लगे उसमें, जी। टेक ऑफ करे, वो भारत से उड़े, लेकिन वो ऐसा उबड़ खाबड़ ना उड़े कि सीट बेल्ट को बहुत कसना पड़े, अ, इस तरह अम, का। जी, बहुत अच्छा। ममता जी, बस अब मैं आपसे 2 एक सवाल और करूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जी कि हमारा समय, थोड़ा समय हम प्रश्न को भी देंगे, और जी तो लेकिन मेरा थोड़ा कंजेशन है कि 2 सवाल जी मैं आपसे और पूछूँगा। एक तो मुझे एक चीज़ बड़ी रोचक लगती है कि आपके बारे में जब मैंने पढ़ा और सुना लोगों को, तो मैंने पाया कि आपने ये बार-बार कहा है कि आप जब भी कोई कहानी या उपन्यास या कोई कृति रचती हैं, तो आप उसको एक साथ लिखती हैं। हाँ, यू जस्ट गो एंड राइट इट, और जी आप उसको रिवाइज़ नहीं करती आप। और जी आप, ये एक तरह से तो आपकी प्रतिभा दिखाता है। और एक और बात है, आप टॉलस्टॉय जैसे लेखक को बहुत, उस उनको आप बहुत, यू लुक अप टू हिम। तो टॉलस्टॉय ने ये जी कहा जी था कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने वॉर एंड पीस जो उनका उपन्यास था, उसको 19 126 बार। बार उन्होंने बदला था। तो ये जो एक, ये आप में जो ये एक प्रतिभा है, या ये क्या चीज़ है? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपको अपने, जो आपने लिखा है उसको आप रिवाइज़ करें? ललित जी देखिए, मैं जीवन भर कामकाजी औरत रही हूँ। मैंने फुल टाइम नौकरी की है, मैंने बिना किसी आया के बच्चों को पाला है, और मैंने एक बड़ा डिफिकल्ट पति जो है संभाला है। तो आप सोच सकते हैं कि 3 तरफा कामों के बीच में मैंने लिखा,
और मैंने अखबारों के लिए भी बहुत लिखा, क्योंकि उससे मेरी रोजी रोटी चलती थी। मेरे कॉलेज में वेतन बहुत कम मिलता था, तो मेरा कॉलेज कच्चा था, 17 साल तक कच्चा था। तो मैंने इतनी चीजों के बीच में लिखा, तो मुझे डेडलाइंस के बीच में काम करने की एक तो आदत पड़ गई, और दूसरी एक अपना प्रोसेस होता है जल्द। मैं आई एम ए राइटर इन अ हरी, जिसे कहना चाहिए। मैं हमेशा लिखती रही हूँ दबाव में। जैसे मेरे पीछे संपादक पड़ जाता है कि भाई हमारी डेडलाइन ये है, हम इतने बजे चपरासी भेजेंगे, आपको कहानी पूरी करनी है। तो मैं एक ही बार लिखती हूँ, वो मैं एग्जाम में भी यही करती थी। जब मैं एग्जाम में लिखती थी, तो जब सब लोग अभी रिवाइज करते होते थे, मैं अपनी कॉपी सबसे पहले पकड़ा देती थी इन्विजिलेटर को, और वो मुझे कहती थी कि अभी 10 मिनट है, तुम इसको रिवाइज करो। मैंने कहा क्या लिखूं, मैंने तो लिख दिया जो लिखना था। तो ये मेरी शायद आदत बचपन से पड़ी हुई है कि मैं हर चीज केवल एक ही बार लिखती हूँ। मैं नहीं कहूंगी कि ये बहुत अच्छा है। जितने मेरे साथी लेखक सुन रहे हैं, प्लीज ये बात बिल्कुल ना कीजिएगा, ये बहुत इम्परफेक्ट तरीका है, एंड आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट, और आई एम वेरी इम्परफेक्ट। आप नहीं, परफेक्ट आई एम हैं वेरी जब आप बिना इम्परफेक्ट। रिवाइज किए जब इतना अच्छा लिखती हैं, तो अगर आप रिवाइज नहीं करेंगी तो और भी अच्छा लिखेंगी। नहीं नहीं, रिवाइज करने में मैं चौपट कर दूंगी। अच्छा, नहीं आपने देखिए, नहीं आपने अभी मुझे कहा, बाद में अफसोस होता है, बाद में आपने अफसोस ये होता है क्यों जब कहा छप कि जाती है। रिवाइज करने में आप चौपट कर देंगी, ये आपने क्यों कहा? देखिए ऐसा है कि जब एक तापमान होता है शरीर का और दिमाग का, वो तापमान पे मैं होती हूँ तब मैं लिखती हूँ, और वो तापमान बार बार नहीं कॉल किया जा सकता। और वो ठीक है, उपन्यास में कुछ समय लगता है, लेकिन उस समय मैं काफी बावली जैसी घूमती हूँ, और मैं उस काम को पूरा करके ही लौटती हूँ 98 डिग्री पर। तब तक मैं उसी तरह काम करती रहती हूँ, एक हीट में काम करती रहती हूँ मैं। और ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन ये तरीका मेरा बन गया है। जब किताब छप जाती है तब मुझे अफसोस होता है कि अरे इसमें मैं ये लिख सकती थी, अरे इसमें ये लिख सकती थी। कई बार 10 एक पन्ने किसी और जगह रखे हैं, वो भी नहीं लिखे मैंने। तो मुझे अफसोस होते रहते हैं, लेकिन ऐसा इन्हीं अफसोसों से अगली रचना पैदा होती आप बस मैं 2 सवाल और करूँगा। आपने ये क्यों कहा अभी कि आपने एक बहुत डिफिकल्ट पति को सँभाला? तो इसको आप ज़रा स्पष्ट कीजिए। है। जीते हुए उनके साथ 50 साल, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो डिफिकल्ट है। कभी कभी लगा, लेकिन वो बड़े जिंदा दिल भी थे, और वो हमेशा मुझे खुश रखते थे। अपनी सारी नादानियों और अपनी सारे दुर्घटनाओं के बीच में भी वो मुझे हमेशा खुश रखते थे, और मैं हमेशा उनके साथ हंसती रहती थी और हमेशा खुश रहती थी। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ, जिसे कहना चाहिए कि बहुत सॉलिड चीजें नहीं अर्जित की, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी दोस्तियां कमाई, उन्होंने बहुत अच्छे संबंध निभाए, और उन्होंने दिल से जिया, जिसे कहना चाहिए खुश होकर रहे। कभी एक दिन भी मनुष्यत नहीं फैलाई उन्होंने। जब वो बीमार थे तब भी वो हमेशा कहते थे कि नहीं, तुम खुश रहो, और जो तुम्हारी इच्छाएं सब तुम अपनी करो, जो जो तुम करना चाहती करो। मेरी रचनात्मक जरूरतें वो समझते थे, चाहे कैसे भी थे, वो मेरी रचनात्मक जरूरत समझते थे। जब मैं लिखने बैठती थी तो कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे, कभी बाहर जाते थे मुझसे पैकिंग करने के लिए नहीं कहते थे, कभी किसी बात के लिए मुझे टोकते नहीं थे। मैं जो मर्जी बोलती रहती थी घर में। तो इस सब चीज की मुझे स्वाधीनता थी। बहुत बड़ी बात लेकिन है। वो, हाँ, लेकिन वो डिफिकल्ट थे इसलिए कि वो बड़े अड़ियल किस्म के थे। ये अगर उन्होंने नौकरी छोड़ दी, और मैं उनसे ये नहीं कह सकती थी कि भाई तुम अगली नौकरी करो, कि घर में इससे में दिक्कत हो रही है और तुम नौकरी करो। क्यों? अगर मैंने एक बार कभी उन्हें कह दिया तो वो कहते थे कि तुम अपने पापा से वो कर लेंगे नौकरी। वो ये कहते थे मुझे। वो कभी भी मेरी ऐसी कोई बात नहीं सुनते थे। अगर कभी मैं कहती थी, एक बार आपको पता है क्या हुआ कि बेगम अख्तर के 5 रिकॉर्ड एक साथ आए एलपी वहां पर इलाहाबाद में, तो रवि के लेके चलो पूरा सेट लेकर आते हैं। अब एलपी काफी महंगी थे, 42 रुपए का एक आता था, थोड़ी सी इनकम थी घर में। तो मैंने कहा रवि तुम्हारे सारे कुर्ते फट गए हैं, ऐसे करते हैं एक एलपी हर महीने लेंगे और एक कुर्ता हर महीने लेंगे, तो तुम्हारे पास कुर्ते हो जाएंगे। तो रवि मुझे कहते हैं कि ऐसा कि मैं नंगा बैठ के बेगम अख्तर सुन लूंगा। अब अब ऐसे ऐसे प्रेमी को आप क्या जवाब देंगे, आप बताइए। अब वो जितना मेरे प्रेम में थे उतने ही प्रेम में बेगम अख्तर के थे, जगजीत सिंह के थे, सहगल के थे, जालंधर के तो वो थे ही।
तो आप ये सोचिए जालंधर के जगजीत सिंह, जालंधर के केएल सहगल, और वो सारी कलाकारों को इतना प्रेम करते थे। किताबों का सेट लेने जाते थे तो सारी किताबों के सेट खरीद लेते थे एक साथ। मतलब हमारे घर में कोई ऐसी रचनावली नहीं जो ना हो हमारे घर में। तो ये सारी चीजें उनके अंदर थी जो मिलके एक बड़ा लाइफ साइज उनका पोर्ट्रेट बनाती थी, और मतलब मुझे अच्छा लगता था। मतलब वो डिफिकल्ट कम थे और सहज ज्यादा थे। जी अच्छा, आप उन्हें जी, कितना, अब आप उन्हें कितना मिस करती हैं जाने के बाद, और कैसे मैं बहुत मिस करती हूँ। लेकिन मैंने ललित जी उनको इस घर में, इस जिस घर में मैं रहती हूँ, इस घर में मैंने रवि को अभी जीवित रखा हुआ है। वो मेरी यादों में है, वो अलमारी की किताबों में है। कतार की कतार किताबें उनकी लिखी हुई है, 35-40 किताबें उनकी हैं। और वो जगह जगह, वो पत्रकार भी थे, इतनी जो फाइल खोलती है उनके लेख, उनके इंटरव्यूज मिलते हैं, और वो सारी तरफ मिलते हैं, और वो मुझे गाइड करते रहते हैं। जैसे मुझे लगता है उनकी आवाजें सुनाई देती है। अगर मैं बीमार भी पड़ती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझसे वो कह रहे 9 नंबर दवाई खा लेना। वो होम्योपैथी में विश्वास करते थे, तो मेरे कानों में गूंजता रहता है कि वो कह रहे 9 नंबर खा लेना दवाई, 35 नंबर खा लेना। तो मेरे को, मैंने आज तक उनको कभी भी मेरे ख्याल है निस्तेज और निष्प्राण नहीं होने दिया। अच्छा, एक बहुत अच्छी आप क्या लेखिका है, कादम्बरी मेहरा। निष्प्राण जी, शब्द से मुझे याद है, हाँ, निष्प्राण गवाह उनकी एक किताब है, जिसकी हाँ, मैंने किताब तो शायद अभी नहीं यहाँ है। पढ़ी लेकिन, हाँ, हम्म, अरे अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, अच्छा, वो मैंने उनकी किताब नहीं पढ़ी लेकिन उसकी रिव्यू पढ़ी मैंने। उनकी वाह, रिव्यू की है विभोम स्वर में किसी ने, सुधा ओम डीगरा ने शायद की है, निष्प्राण गवाह। वैसे मैंने उनकी किताब वो पढ़ी थी, चाय वाली किताब। उन्होंने चाय बहुत, पर बड़ी अद्भुत किताब लिखी है, वाह, और कितनी उनकी अच्छी बात है। कहानियां कादम्बरी जी यहाँ पर हैं और हमें बहुत, उनको बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे बहुत अच्छा हाँ लगा भी, आपसे। अच्छा बढ़ेगा। अच्छा और वो मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले तो बीबीसी के लिए कोई ट्रिप में आया था, तो हमारे मित्र अभी यहाँ पर हैं, विजय राय जी, जो कि मेरे बहुत पुराने दोस्त थे, उनको, उनसे मैंने कहा यार हमें रविंद्र कालिया जी से मिलना है, तो वो मुझे लेके गए थे। तो मुझे ये याद नहीं कि आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, और मेरी बस एक मुलाकात है, मैंने उनको। मेरी मुलाकात है उनसे, मेरी मुलाकात है। जी, जी। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बस एक सवाल आप मुझे शॉर्ट में जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम इसको ओपन कनेक्ट नहीं करेंगे। हो रहा। अब अंतिम सवाल ये है कि अभी आप क्या लिख रही हैं, और जी, किस स्थिति में है आपका लेखन? अब मैं इस समय, मैंने अभी अभी एक किताब पूरी की है जो जल्द आने वाली है, इसी महीने आ जाएगी शायद। उसका नाम है रवि कथा। रवि का और जी, मेरा जो जीवन, जो हमारा जीवन था, जिसमें साहित्य और जीवन दोनों मिला हुआ है। उसमें हमारे संघर्ष भी है, लेकिन उसमें हमारे आनंद भी है। वो दोनों मिलाकर, और सारे जीवन में साहित्यकारों से दोस्ती जो हमारी है, हम दोनों क्योंकि लेखक थे तो हमारे दोस्त भी सब लेखक थे, और उन्हीं के बीच में हमारा जीवन बीता है। और इलाहाबाद तो आप देखिए है ही लेखकों का पेरिस, जितने इतनी सी लेखक बात है कि इलाहाबाद में। मैं जब जी इलाहाबाद में था तो आप वहां थी, मैं वहां पे 69 से लेके 80 तक था, 1980 तक, और अच्छा नियति ऐसी थी कि हम यहाँ मिल रहे हैं पर वहां नहीं मिल पाए। बताइए। हाँ, जी, तो आपने देखा होगा कि इलाहाबाद का माहौल कितना साहित्यिक था। जी, तो जी, उस माहौल में हम रहे, तो मेनली वही का जीवन है रवि कथा किताब में, और वो मेरी किताब आने वाली है। एक और किताब मैं लिख रही हूँ जो इलाहाबाद के ऊपर है, अरे वाह, इलाहाबाद शहर के बारे में। अभी मैंने उसका फिलहाल शीर्षक रखा है छोड़ आए जो गलियां, लेकिन मैं बदल भी सकती हूँ शीर्षक। प्रकाशक से बात करनी पड़ेगी कि क्या शीर्षक उपयुक्त रहेगा। बहुत लेकिन अच्छा उसमें शीर्षक मैंने है, बहुत बढ़िया शीर्षक है, बदलिए नहीं। अच्छा, तो उसमें मैंने इलाहाबाद में जो जीवन है, लेखकों का जीवन, मेरा संपर्क सारा लेखकों के साथ ही रहा है, बुद्धिजीवियों के साथ रहा है, अध्यापकों के साथ कम रहा है, जबकि मैं भी अध्यापक हूँ। लेकिन मेरे जीवन में होता था कि एक बार कॉलेज से निकले तो उसके बाद फिर सारा साहित्य शुरू हो जाता था। हमारे घर ही पूरा साहित्य का अड्डा था, सबसे बड़ी अड्डेबाजी तो हमारी घर में होती थी। तो इसलिए मैंने वही जीवन लिखा है उसमें, और इलाहाबाद वाली किताब भी मेरी बहुत जल्द आने वाली है। अब इसके इतनी, बारे में जी, इतनी अंतरंगता के लिए, इसके साथ मुझसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कहानी या उसका कुछ अंश पढ़ के हमें सुनाएं, और उसके बाद हम सवाल लेंगे। अब देखिए, मैं सोचती हूँ कि
कहानियां तो शायद पढ़ते रहते हैं किताबों में और पत्रिकाओं में लोग। एक छोटा सा मैं हिस्सा सुना रही हूँ रवि कथा का, वाह, जो अभी क्या बात है! पुस्तक रूप में नहीं छपा है। वो जी, पुस्तक बिल्कुल। रूप में छपा नहीं है। बहुत इसका अच्छा। शीर्षक है खोए हुए प्रेम पत्र। ये चैप्टर है छोटा सा, जिसका शीर्षक है खोए हुए प्रेम पत्र। जी। कल किसी खास योजना पर काम करते हुए संपादक लेखक अनुज ने कहा, ममता जी, आपके और रवि के प्रेम पत्र मुझे चाहिए। मैं ठगी से देखती रह गई। यादों का कारवां आंखों के सामने से गुजर गया। रवि पत्र लिखने से बचते थे। जब समुद्र में बहुत तूफान आता तभी वो लिखते थे। छोटा सा, सघन, मुझे बाहों में घेरता हुआ सा पत्र। कुल 11 महीने की तो कोर्टशिप थी। आखिर कितने लिखे होंगे पत्र उन्होंने। हालात इतने खस्ता रहे कि शादी के बाद भी अलग रहना पड़ा। मन मारकर रवि धर्मियों की नौकरी छोड़कर इलाहाबाद पहुंच गए संघर्ष करने, और मैं मुंबई में SNDT विश्वविद्यालय के हॉस्टल में। डाक व्यवस्था सुस्त थी। एक चिट्ठी के आदान प्रदान में 1 सप्ताह लग जाता है। नए शहर में नई चुनौतियां। फिर से जब साथ रहना शुरू किया तब मेरे संचित कोष में एक छोटी सी पोटली थी रवि के लिखे पत्रों की। मेरे लिखे 2-4 खत ही रवि ने दिए। उन दिनों हर चीज बक्से में रखी जाती थी। अलमारियां हमारे पास थी भी नहीं। मेरी बाकी चिट्ठियों का रवि ने क्या किया ये उन्होंने कभी नहीं बताया। अचानक वो पोटली गायब हो गई। मुझे कई बार लगता है कि जैसे कागजों के पहिए लगे होते हैं या पंख लगे होते हैं, जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। रवि बड़े दुखी हुए। बोले, कहीं तुमने रद्दी में तो नहीं भेज दिए पत्र? प्रेस में हर तीसरे दिन कतरन और कंडम कागजों का इतना बड़ा ढेर लगता था कि रद्दी वाला नियम से आता था। घर में इकट्ठे होने वाले अखबार और पत्रिकाएं समिधा की तरह उसी ढेर में डाल दी जाती। मैंने कहा, पागल हो, मैं क्या बक्से में से निकाल कर चिट्ठियां रद्दी में डालूंगी? रवि आश्वस्त नहीं हुए। जब भी मुझे सताना होता वो प्रश्न शुरू कर देते, तुमने मेरे प्रेम पत्र रद्दी में बेच दिए। अब रवि के जाने के बाद 2-3 पत्र उन्हीं के कागजों में मुझे मिले हैं। प्यार शादी के बाद भी खिला रहा। हाँ, कभी कभी उसमें गिला रहा। तंग हाल में भी रवि कभी अपनी मौलिक गरिमा और मानवीय अपेक्षाओं से समझौता नहीं करते थे। एक बार लिफाफे के अभाव में मैंने अंतरदेशीय पर उन्होंने पत्र लिख दिया। उनका फौरन लिफाफे में पत्र आया जिसमें केवल एक पंक्ति लिखी हुई थी, अब तुम पोस्ट कार्ड लिखना कब शुरू कर रही हो? शादी के बाद जब जब अलग रहना पड़ा हमने परस्पर प्रेम पत्र लिखे। हॉस्टल में मेरे पास एक अलमारी थी जिसमें लिखने वाला डेस्क लगा हुआ था। मैं उसी में पत्र रखा करती, लेकिन उस अलमारी का ताला कुछ ऐसा था कि किसी भी ताली से खुल जाता। कमोबेश यही हाल हॉस्टल की सारी अलमारियों का था। मेरी रूममेट एक गुजराती लड़की थी, केतकी पटेल। वो भूगोल विभाग में सहायक प्रवक्ता थी। गोरी, सुंदर, बड़ी बड़ी आंखों वाली केतकी की शादी में कुछ समस्या थी। उन दिनों उसका अपने पति से वैधानिक अलगाव चल रहा था। किसी भी समय दिन में जब मैं बाहर होती या बेखबर सो रही होती, वो अलमारी से निकालकर मेरे खत पढ़ लेती। जब मैंने ये बात रवि को बताई, रवि ने छूटते ही कहा, ठीक है, अब मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा, तुम ही लिखा करो। हमारी चिट्ठियों में परेशानियां ज्यादा होती थी, प्यार की बातें तो बस 2-4 होती थी, लेकिन रवि को तो चिट्ठी ना लिखने का बहाना चाहिए था। दरअसल हर शहर और शख्स का प्रेम करने का तरीका अलग अलग होता है। हिंदी फिल्मों में प्यार की छेड़छाड़ 7वें दशक में शीर्ष पर थी। लड़की खड़ी खड़ी अपनी शान में गाते हुए हीरो को सुनती रहती और कमर लचकाती हुई झाड़ियों के पीछे चली जाती। लेकिन साहित्य में दर्ज प्रेम और प्रेम पत्र बहुत आगे के थे।
कहना चाहिए कि फिल्मों में प्रेम पिछड़ रहा था। कई लोग प्रेम कम करते हैं, प्रेम पत्र ज्यादा लिखते हैं। कुछ इससे उल्टे प्रेम ज्यादा करते हैं, प्रेम पत्र कम लिखते हैं। ये अपनी आंतरिक संरचना पर आधारित होता है। जैसे धर्मवीर भारती ने प्रेम में लंबे लंबे पत्र लिखे। वो अपनी प्रेमिकाओं को शिष्याओं की तरह प्रेम में प्रशिक्षित करते थे। बहरहाल बात तो रवींद्र कालिया की हो रही है। अब जब वो जिंदगी से दबे पांव बाहर चले गए हैं, उनकी हर बात एक चलती फिरती प्रेम कहानी लग रही है। आलम ये है कि उनके लिखे और छपे बेशुमार लेख, वक्तव्य, साक्षात्कार, इन कागजों को हाथ लगाते हुए भी मुझे डर लगता है कि कहीं ये खो ना जाए। पिछले दिनों बनारसन के संपादक डॉक्टर पल्लव ने रवि के कागजात देखने चाहे तो मैंने उन्हें बक्सा दिखा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं छूंगी तो ये कहीं टूट ना जाए कागज। काफी पुराने हो चुके थे कागज। उनके हाथ उन्हीं कागजों में एक हमारा प्राचीन पत्र लग गया। ये ऐसा पत्र केवल एक यथार्थवादी प्रेमी ही अपनी प्रेमिका को लिख सकता है। ये उन्होंने नवंबर में लिखा था 1965 में रवि ने, और दिसंबर 65 में तुम्हारी शादी हो गई थी। ये पत्र है कि तुम्हारे दोनों खत आज मिले। मैं इन दिनों काफी अकेला और व्यस्त रहा, जबकि आदमी जब अकेला होता है तो व्यस्त नहीं होता। इसके बावजूद मैं अकेला था। इस बीच एक बड़ा इंटरव्यू लिया एक कलाकार का, उसके बाद उसे लिखा। फिर एक और मकान देखने गया बॉम्बे सेंट्रल में। 200 रुपए डिपॉजिट, एक खुला कमरा, किचन, अपेक्षाकृत साफ बाथरूम। देखकर परेशानी हुई। पहले वाले मकान का क्या किया जाए, ब्रोकरेज का क्या किया जाए। वो दे चुके थे ब्रोकरेज, कुछ तय नहीं कर पाया। अभी बॉम्बे सेंट्रल गया था, सीट मिल गई है। मकान के लिए कल तक तय कर लूंगा और फिर आऊंगा 30 तारीख को दूल्हा बन के। तुम स्टेशन पर आओगी ना? तुम्हारा रव। बहुत 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 धन्यवाद। बिल्कुल कहानी की तरह, एक उपन्यास की तरह। बहुत बहुत आभार आपका। तो अब मैं इस अपनी बातचीत के सत्र को समाप्त करता हूं, और मेरे पास पहले से ही 2 प्रश्न आ चुके हैं। और 2 प्रश्न को लेने के एक प्रश्न स्मृति शुक्ला जी ने अनुरोध किया, और एक हमारे शिवकांत जी ने भी अपना एक प्रश्न भेजा है। तो पहले मैं, उसके बाद हम और 2 एक सवाल लेंगे जितना हो सकता है। तो स्मृति जी, अगर आप आप अपने को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, धन्यवाद ललित जी। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं इस कार्यक्रम में। ममता जी को मैंने बहुत ध्यान से सुना, और ममता जी को शायद ध्यान होगा कि जब वो जबलपुर आई थी 2006 में पहल सम्मान जब मिला था संजीव को, मैं आपसे मिली थी। उन दिनों तद्भव में आपका एक संस्मरण आ रहा था, कितने शहरों में कितनी बार। तो उसी को लेकर हमारी बातचीत हुई थी, और मैंने कहा था कि आप कितनी सुंदर हैं, और उसमें आपने लिखा है कि मैं सुंदर नहीं थी। और मुझे जो अभी बात ललित जी ने की थी कि हमेशा आपको ऐसा लगता रहा कि आपकी बड़ी बहन अलग हैं और आप कुछ अलग हैं, तो इस संबंध में हमारी बात हुई थी, और आपने बहुत प्यार से मुझे लिख के दिया था कि स्मृति जी आप नवीनतम पढ़ लेती हैं, इससे आपको पढ़ाने के लिए धार मिलती रहेगी। तो मैंने आपका काफी सारा साहित्य पढ़ा। मुझे कुछ जो प्रश्न मन में आए, एक तो ये कि आपने जैसे बेघर बेघर का अपनी रचना प्रक्रिया अपनी लिखी है, नामवर सिंह जी द्वारा संपादित किताब में मैंने पढ़ी थी। तो उसमें आप कहती है कि बेघर में जो सारे पात्र हैं वो मेरे आसपास के हैं। इवन परमजीत की पत्नी रमा का जो आपने चित्रण किया है, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसी पत्नी। आप लिखती है कि एक तरफ परमजीत की लाश पड़ी हुई है और वो अपने लिपस्टिक के शेड और कपड़ों के बारे में बात कर रही है। जी 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 जी। ये और मेरी फिर आंखों के सामने घटित हुआ। जी, संजीवनी का चरित्र है। जैसे अभी आपका नया उपन्यास मैंने कल्चर वल्चर पढ़ा था, तो उसमें जो एक स्त्री पात्र है वो भी मुझे कहीं लगी कि जानी पहचानी सी है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक रचनाकार के रूप में क्या कभी कोई पात्र ऐसा आपको मिला कि जिसने कहा हो कि भाई ये कहानी आपने मेरे ऊपर लिखी, या मैं आपके
रचना में कैरेक्टर के रूप में उपस्थित हूँ, ऐसा कभी हुआ क्या? ये मेरे मन में सवाल था। मुझे लगता है नहीं, देखिए होता ये कि हम कई बार ये करते हैं कि कोशिश करते हैं कि न पता चले। हम इतने कपड़े पहना देते हैं पात्र को कि पात्र को पता न चले। और अगर उसे थोड़ा बहुत शक है तो अगर पात्र प्रशंसात्मक है तब तो वो कहेगा कि हाँ ये मेरे ऊपर है, लेकिन पूरा पात्र तो प्रशंसात्मक नहीं हो सकता है, कोई ना कोई नेगेटिव ट्रेट उसमें होती है। तो ज्यादातर वो भी अपनी इज्जत छुपाने के लिए कभी कहता नहीं है एक बार जीवन में। और जो आपने कल्चर वल्चर की बात कही, वो पात्र तो कभी भी नहीं कहेगी कि वो मैं जान गई हूँ कि वो ऊपर कौन आधारित है। क्योंकि उसकी भी अपनी ईगो है, उस पात्र की ईगो है, उसके पास एक संस्थान है, वो क्यों कहेगी। लेकिन जाहिर है कि मुझे जो कहना था, मुझे जो शीशे में उतारना था, मैंने उतार दिया। एक बार आपको बताएं, एक बार ऐसा हुआ कि एक पात्र घर चला आया मेरा सेवक था घर में इलाहाबाद में, बजरंगी। मैंने 3 किस्तों में कहानी लिखी थी, ऐसा था बजरंगी, बाल उपन्यास था वो। और वो हमारे ही घर में उसने शिक्षा प्राप्त की थी, और वो सेवक था। उसके बाद वो कहने लगा मैं पान की दुकान खोलूंगा, उसका पैसा हो गया था इकट्ठा, वो वापस डाल्टनगंज चला गया। उस समय डाल्टनगंज बिहार में था, तो वो वहां चला गया। उसने जब वो कहानी पराग में पढ़ी, टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रिका थी पराग, जी मैं पढ़ती थी बचपन में मैंने बहुत पढ़ी पता। तो वो पराग में उसने वो उपन्यास पढ़ा। लोगों ने कहा अरे बजरंगी तुम्हारे ऊपर तो उपन्यास लिखा गया है। उसने कहा इनको मैं जानता हूँ, इनके यहाँ रह चुका हूँ। वो गाड़ी पकड़ के आ गया, और जिस समय वो आया उस समय शैलेश मटियानी बैठे हुए थे मेरे यहाँ। हम लोग चाय पी रहे थे नीचे ऑफिस में, रवि, मैं और मटियानी जी और अमर गोस्वामी। तो मटियानी जी ने मुझे कहा हंसते हुए, उन्होंने कहा मेरे पास जब कोई पात्र आता है ना ममता इस तरह से जिस पर मैंने लिखा है, तो मैं उसको 20 रुपए देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ये तो हमारे घर में बहुत काम कर चुका है। उसने कहा मैं अभी जाऊंगा नहीं, मैं तो महीना भर रह के जाऊंगा। तो वो महीना रहा, कामा में मदद करता था मेरी। और जब जाने लगा तो उस समय लोगों ने 50 रुपए भी दिया, आने जाने का टिकट दिया, और वो बड़े प्रेम से बात करके और बड़े हीरोगिरी से गया वो यहाँ से, नए कपड़े वगैरह पहन कर हमारे घर से। और वो बड़ा खुश था इस बात से कि मैंने एक पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया था, क्योंकि मैंने ये दिखाया उसमें बजरंगी में कि वो बाद में उन्होंने उसका नाम राशन कार्ड में अपने बच्चों के बीच में लिखाया, और सेवक नहीं लिखाया था, उन्होंने बेटा लिखाया था, तो उनके 2 की जगह 3 बेटे हैं, ये दिखाया था। तो मेरा अभी तक सामना ऐसा नहीं हुआ है। वैसे मैंने अपने परिवार के पात्रों पर बहुत लिखा है, कई बार तो नाम भी नहीं बदले हैं, जैसे कि दुखम सुखम में मैंने नाम भी नहीं बदले, जो कि तो नाम है। अब मैं डरती हूँ कि मथुरा जाते डरती हूँ कि कहीं किसी ने अगर पढ़ लिया तो मेरी बड़ी पिटाई होगी। क्योंकि वो मेरे बचपन के इम्प्रेशन है, और वो सब अब ग्रो कर गए हैं, और वो लोग हो सकता है बिल्कुल अलग निकले हो। क्या दादी तो अब नहीं है इस दुनिया में, दादी उसमें मुख्य पात्र है, लेकिन अब दादी तो इस संसार में नहीं है, बाबा भी नहीं है। लेकिन और जो चरित्र है उनमें कुछ तो जिंदा है अभी। ये खतरा रहता है कि हमेशा रहता है कि आपके सामने पात्र चला है। चलिए धन्यवाद। शिव जी अब आप अपना सवाल पूछिए अनम्यूट करके। ममता जी नमस्कार। मेरे ख्याल से अच्छी तरह से शिल्पित पात्रों की पहचान यही है कि वो पहचाने न होते हुए भी जाने पहचाने लगने लगते हैं कई बार। जैसे अभी आप अपनी बड़ी बहन की और अपनी बात कर रही थी, अपने बचपन की अंतरंग खिड़की खोलते वक्त, और आपकी कहानी जो है वो आपकी छोटी लड़की की दुनिया मुझे याद आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो ऐसा होता है। लेकिन पूछना मैं ये चाहता था, हालांकि आपने बड़ी बेबाकी से अपने बारे में बताया और रवि जी के बारे में भी बताया, और रवि कथा जो है वो आपका आ भी रहा है, आपकी पुस्तक नहीं, लेकिन फिर भी ये जानने की उत्सुकता है कि आप इस माने में बेजोड़ हैं आप दोनों, कि आप दोनों मुझे लगता है बहुत ज्यादा ऐसे साहित्यकार दंपति नहीं है जहां पति पत्नी दोनों एक ही विधा में लिखते हो, केवल शैली अलग अलग हो और अपने अपनी विधा के प्रमुख हस्ताक्षर भी हो, और शैली और शिल्प की दृष्टि से बिल्कुल एक दूसरे से विमुख हो। तो ऐसे में ये बताइए कि
जब वो आप जिन किताबों को पढ़ती थी उनके बारे में ऐसी राय रखते थे आलोचनात्मक, तो आपकी रचनाओं के बारे में वो क्या कहते होंगे? क्या कभी आप अपनी रचनाओं को आपस में डिस्कस करते थे? और कभी मान लो किसी सम्मेलन में जाने का मौका मिला हो दोनों को एक साथ, और वो कहानी को लेकर के या शिल्प को लेकर सम्मेलन हो, तब क्या होता था? हाँ शिवाजी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है ये, कि जाहिर है कि हम दो साथ साथ लिखते थे, पढ़ते थे, रहते थे, लेकिन आपको बताएं कि हमारा लिखने का नजरिया और सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग अलग था। जो सवाल मुझे परेशान करते थे, रवि उनको सवाल मानते ही नहीं थे। वो कहते थे ये फिजूल की बात है, और जिन बातों पर वो लिखना चाहते थे, मैं कहती थी ये बहुत बेवकूफी की बात है, तुम चाहते हो लिखना चाहते हो तो लिखो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जैसे उनकी एक बड़ी अच्छी कहानी है एक अंधी घोड़ी के बारे में। एक आंख की घोड़ी है सुंदरी, उनके अब तो शायद वो कोई है, इंग्लैंड में ही कोई व्यक्ति है जो उसको ट्रांसलेट करवा रहे हैं, और साउथ एशियन कोई एंथोलॉजी छपने जा रही है जिसमें वो कहानी स्थान पा रही है। अच्छा, इसी तरह जब वो गालिब छोटी शराब लिख रहे थे, और उन्होंने लिखी जब अपनी पुस्तक जो बहुत पॉपुलर हुई, गालिब छोटी शराब, मैंने उनको बहुत रोका। मैं कहा तुम तो अपनी फजीयत लिख रहे हो। मैंने कहा तुमने क्या क्या बेवकूफियां की हैं वो तुम लिखना चाहते हो इसमें। वो नहीं रुके बिल्कुल भी, और वो मेरी नहीं सुनते थे, मैं उनकी नहीं सुनती थी लिखने के मामले में। एक दूसरे से हम कोई सलाह नहीं लेते थे। कितनी ऐसी चीजें, मेरी कहानी लड़के जो है, लड़के कहानी हम दोनों के सामने घटित हुई कि हम दोनों रसूलाबाद गंगा के घाट पर गए, और वहां हमने देखा कि सरकारी जीपें खड़ी हैं और ड्राइवर खड़े सुस्ता रहे हैं, और अफसर जो है वो नहाने के लिए गए हुए हैं इलाहाबाद में। ये भ्रष्टाचार का एक नमूना था कि भाई छुट्टी के दिन ड्राइवरों से निजी काम लिया जा रहा है। तो हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, भारत सरकार नहाने आई है। जब हम घर आए तो मैंने रवि से कहा, रवि इतनी बढ़िया बात है, भारत सरकार नहाने आई है, गंगा नहाने आई है। मैंने कहा तुम इस पर लिखोगी कहानी? कह लगे मुझे बोर ना करो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा, और इतनी वाहियात बात पे मैं कहानी नहीं लिखूंगा। मैंने तुरंत बैठकर मैंने कपड़े बाद में बदले, मैंने पहले कहानी लिखी, और वो मेरी कहानी लड़के जो है वो काफी पॉपुलर हुई, जिसमें ये क्या रहा है कि कहानी के बारे में, कहानी को पढ़ के उन्होंने क्या कहा, कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं है, वो कभी नहीं पढ़ते थे, वो छपने के बाद पढ़ते थे, और मैं भी उनका छपने के बाद पढ़ती थी। जब ये पता था कि वो गालिब छोटी शराब लिख रहे, क्योंकि एक मोटी सी डमी वो बनवा लेते थे, प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस था, तो वो डमी बनवा लेते थे मोटी सी, जितनी मोटी किताब लिखनी है, और फिर उस पर लिखा करते थे, और बिल्कुल भी मार्जिन नहीं छोड़ते थे, ऊपर से सत्यनारायण की कथा की तरह नीचे तक लिखा करते थे। मुझे बहुत चिढ़ाती थी, और मैं ऐसी लिखती हूँ बहुत खुला खुला, कि इधर भी हाशिया छोड़ती हूँ, उधर भी हाशिया छोड़ती हूँ, ऊपर नीचे बहुत जगह छोड़ती हूँ मैं, और हाथ से लिखती हूँ मैं। वो भी हाथ से लिखते थे, लेट के लिखते थे, बल्कि मसले के ऊपर लेट के लिखते थे वो। तो हम दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग थी। अच्छा, लिखने का समय भी अलग था। वो दिन में लिख लेते थे, जब प्रेस में बैठे होते थे, एक प्रूफ और दूसरे प्रूफ के बीच में जो टाइम होता था उसमें लिख लेते थे वो। और मैं कॉलेज में थोड़ा बहुत लिख लेती थी अगर मुझे टाइम मिला, और नहीं तो मैं घर आके रात में जब सब सो जाते थे तो एक बार मैं फिर उठती थी बिस्तर से, सबको सुलाने के बाद। उसके बाद मैं उठ के और पान मसाला मुंह में डाल के वो लिखना शुरू करती थी। अब तो मैंने छोड़ दिया, पान मसाला खाना छोड़ दिया है। तो ये जो वैचारिक टकराव या खिंचाव था, इसने हाँ, आपके रचनात्मकता पर कैसा, क्या असर डाला? ये लेकिन ऐसा कि इससे ये रहा कि हम अपने अपनी इंडिविजुअलिटी कायम रख सके, लेकिन कोई किसी का प्रतिबिंब नहीं बनना चाहता, और प्रतिबिंब बनना भी नहीं चाहिए, तो फिर आपका अपना वजूद बिल्कुल खत्म हो जाता है। और मैं जिन चीजों पे लिखती थी उन्होंने, और वो मुझे कह देते कि ठीक है तुम लिखना चाहती हो लिखो, वैसे ये बहुत स्टूपिड बात है, वो मुझे कहते थे। लेकिन और मैं भी हमेशा उन्हें कहती थी कि तुम ये लिखने जा रहे हो, ये बिल्कुल चौपट कहानी बनेगी। जैसे हमारे घर में एक सेविका थी, उस पर उन्होंने गरीबी हटाओ कहानी लिखी, लेकिन वो कहानी इतनी अच्छी मानी गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि गरीबी हटाओ टाइटल की वजह से सरकार में उसकी खूब खरीद हुई, जबकि वो कहानी गरीबी हटाओ पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, क्योंकि गरीबी हटाओ प्रोग्राम इतना आसान नहीं है। ऐसे ही है जैसे कोरोना हटाओ, गरीबी एक किस्म गरीबी का हटाओ के कोरोना है। चक्कर में गरीब हट जाता है, दरअसल होता ये है। हाँ, तो वो आप देखेंगे ये सारी चीजें जो है हम दोनों को बहुत डिफरेंट राइटर्स बनाती थी, और इसी तरह से और सारी चीजों में हमारी पसंद बिल्कुल अलग थी। अगर कभी मैं कपड़े उनके साथ खरीदने जाऊं
तो मेरी उनकी पसंद नहीं मिलती थी। जो साड़ी मुझे पसंद आती थी वो कहते थे कि नहीं देहाती लग रही है, और जो साड़ी उन्हें पसंद आती थी मैं कहती थी ये बेडशीट भी नहीं बिछाऊंगी मैं ऐसी। हम लोग की चॉइस बिल्कुल अलग अलग थी, जरा भी शामिल नहीं थी हमारी। बहुत रोचक तरह से आपने बताया। धन्यवाद शिवकुमार जी। अब एक सवाल मैं शॉर्ट में लेना चाहता हूँ, उसका शॉर्ट जवाब दीजिए, क्योंकि जितेंद्र जी अध्यक्ष हैं, वो उनको भी समीक्षा करनी है। तो अगर कोई सवाल है तो आप बताएं अपने को अनम्यूट करके। हाँ, जय वर्मा जी एक सवाल पूछना चाहती है, ये अंतिम सवाल होगा। जय वर्मा जी, यू आर वेरी लकी, आप पूछिए। अच्छा, अनम्यूट हूँ मैं, सुना आवाज आ रही है? हाँ, आप अनम्यूटेड हैं। नमस्ते ममता जी। आप जब मैं आपके लिए कैसी कॉम्प्लीमेंट हैं? देना चाहूंगी कि कैसी 2007 में आप एस्टर्न यूनिवर्सिटी में बर्मिंघम में आई थी, आप और रविंद्र जी दोनों थे। मुझे याद है, मैं बताना चाहती हूँ उसके बारे में। और जब आप लोग आए तो आप लोगों ने हमारे लोगों के लिए कहानी वर्कशॉप की, 2 दिन का प्रोग्राम था, और उसमें आज देखिए आप ब्रिटेन में कितनी कहानीकार आज पैदा हुए हैं। कितना अच्छा लगा था, कितना अच्छा लगा था हम लोगों ने बहुत सीखा था। और वो जो हमारा सामान खो गया था, वो कितनी मजेदार घटना थी। आपके सूटकेस 2-3 दिन के बाद पूरी कहानी पहुंचती कहानी घटित हो गई थी वहाँ। हमारे पास कपड़े ही नहीं थे। वो जब जैसे ही आपका नाम आता है, मुझे एकदम से आपका वहाँ का आना जो है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, वो याद आ जाता है। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है, क्योंकि जय जी, आप अपना सवाल पूछिए। इस बार भी मिले थे। मेरा सवाल यही था कि जो रचनात्मक बातें आपने बताई, आपका तो परिवार ही रचनात्मक है। आपकी बहन और आपके जीजा और आपकी नीस अनविता, अभी सभी लोग लिखते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। तो ऐसे परिवार में रह करके आपको लिखने का जो मौका मिला, ये बिल्कुल अमूल्य है। लेकिन इसमें आपने जो अपना पर्सनैलिटी बना के रखी है, मुझे अच्छा लगा सुन करके। तो ये मैं इनको कॉम्प्लीमेंट देना चाह रही थी, ये वाला। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जय जी। अब मैं अनुरोध करूंगा जितेंद्र जी से, जितेंद्र श्रीवास्तव, आप अपनी समीक्षा प्रस्तुत करें और अध्यक्षीय संबोधन करें। धन्यवाद ललित जी, और आदरणीय ममता जी, ललित जी और उपस्थित देवियों और सज्जनों, बहुत अच्छी चर्चा हुई। लगभग मुझे लगता है कि 1.25 घंटे से चर्चा चल रही है, और बहुत अच्छे प्रश्न किए ललित जी ने भी और अन्य लोगों ने भी। ममता जी ने अपना एक संस्मरण भी सुनाया, वो बहुत सिद्ध संस्मरणकार हैं, उनकी जिस पुस्तक का जिक्र भी हो रहा था, बाद में वो पुस्तकाकार छप चुकी है, पहले तद्भव में छपी थी, कितने शहरों में कितनी बार, और वो अद्भुत किताब है। बहुत सुखद ये है कि आज पूरी बातचीत में रविंद्र कालिया जी बार बार उपस्थित हुए। आप ब्रिटेन के लोगों को तो नहीं पता होगा, ब्रिटेन के लोगों को तो नहीं पता होगा जो लोग हैं, लेकिन हिंदुस्तान में एक दौर में ऐसा समय था जब लोग ये कहते थे कि कालिया जी 2 ही लोगों से राय लेते हैं, अखिलेश से और जितेंद्र श्रीवास्तव से। हालांकि ये सही नहीं था, कालिया जी अपने विवेक से काम करते थे, हम लोगों को स्नेह करते थे, वो अखिलेश जी को भी, मुझे भी बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा स्नेह करते थे वो हमें। बहुत अच्छा लगा कि आज बार बार उनका संदर्भ आया। बड़े कथाकार हमारे समय के रविंद्र कालिया, बड़े मनुष्य, बहुत जीवंत व्यक्ति थे वो, और रहेंगे, वो बराबर रहेंगे, हम लोगों के बीच रहेंगे। सृजन के साथ यही सबसे अच्छी चीज होती है कि भौतिक काया चली जाती है, लेकिन जो सृजनात्मक काया है वो बची रहती है, उसको कोई नहीं हटा सकता, नहीं मिटा सकता। और चूंकि ममता जी ने अलग से कोई कहानी नहीं पढ़ी, इसलिए अब किसी खास कहानी की समीक्षा का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया है कि किसी एक कहानी पर बातचीत की जाए। जो उन्होंने संस्मरण पढ़ा, उसके आप लोगों ने उसको सुन लिया, और संस्मरण की एक ही खूबी होती है, एक ही विशेषता होती है कि वो पारदर्शी है कि नहीं, वो पारदर्शी है कि नहीं अपनी भाषा में, अपने कथ्य में। और ममता कालिया का यह जो पठित संस्मरण था, यह हो
या कितने शहरों में कितनी बार, या अन्य जो भी उन्होंने इस तरह के संस्मरण लिखे हैं, आप देखेंगे तो एक गहरी आत्मीयता का मतलब महसूस करते हैं। पाठक को लगता है कि जैसे कोई उससे लगातार बात कर रहा है, हाँ, आमने सामने बैठकर। तो संस्मरण की ये सबसे बड़ी विशेषता होती है कि पढ़ते हुए आप आत्मीयता महसूस करें, अपनापन महसूस करें। और ये ममता कालिया के सिर्फ संस्मरण में नहीं, उनके समूचे लेखन में है। उनकी कहानियों में भी ये विशेषता है, उनके उपन्यासों में भी ये विशेषता है। बल्कि एक किताब जो ममता कालिया जी पर मैंने संपादित की है, उसका नाम ही मैंने रखा था शोर के विरुद्ध सृजन। अ, हम लोग एक ऐसे कालखंड में हैं जब लोग लिखते कम हैं, शोर अधिक करते हैं। 4 कहानी लिखेंगे और कहेंगे हमको महान मान लो, तरह-तरह की प्रायोजित चर्चाएँ कराते हैं, तरह-तरह की चीज़ें होती हैं। ऐसे में मैंने ये देखा कि ममता कालिया चुपचाप लिखती रहीं, चुपचाप लिखती रहीं। और ये सचमुच विरल उदाहरण है। इस तरह के 2 ही 3 उदाहरण हिंदी में उपलब्ध हैं, जहाँ पति-पत्नी दोनों लेखक हों और दोनों की समान हैसियत बनी हो, की समान हैसियत बनी हो। लिखने वाली मतलब ऐसे कई दंपत्ति हैं जिन्होंने लेखन किया, लेकिन एक मतलब इस तरह की एक राजेंद्र यादव और मन्नू मन्नू जी को याद कर सकते हैं, जिनकी एक बड़ी स्थिति बनी दोनों की। ममता जी हैं इस तरह की, एक आध नाम और भी कोई इस तरह का याद कर सकता है कि इस तरह की चीज़ें आईं। तो एक बड़ी चीज़ ये है कि अक्सर देखा जाता है कि मतलब पति-पत्नी में से किसी एक का मामला छूट जाता है, वो त्याग से जुड़ा हो, चाहे जैसे भी जोड़ लीजिए। ममता जी के वहाँ ये नहीं हुआ और उन्होंने बहुत सलीके से इसमें रविंद्र कालिया जी अ, का जो उनके साथ साहचर्य था, उसको याद किया कि कैसे दोनों एक-दूसरे की रचनात्मकता का सम्मान करते। मैं एक रचनाकार के तौर पर ममता जी के बारे में जो कहना चाहता हूँ, वो ये बार-बार ये ज़िक्र आया कि स्त्री विमर्श एक तरह से प्राण तत्व है उनकी रचना का। दरअसल मैं इसको इस रूप में नहीं कहता हूँ। मुझे लगता है ये इस तरह कहना एक मतलब बहुत साधारण कथन है कि ये कह दें कि ममता कालिया की कहानियाँ स्त्री विमर्श से ओत-प्रोत हैं। ये बहुत साधारण कथन है। इस तरह नहीं देखना चाहिए एक सर्जक के रचनाकार को। अगर ममता कालिया की कहानियों से आप गुजरें, उनके उपन्यासों से आप गुजरें, तो आप ये पाएंगी कि ममता कालिया के वहाँ अ, इस चीज को दूसरे ढंग से मतलब उसका ट्रीटमेंट हुआ है। यानी स्त्री विमर्श का ममता जी की कहानियां स्त्री विमर्श का प्राण तत्व मानी जा सकती हैं, लेकिन मात्र स्त्री विमर्श को ममता कालिया की कहानियों को का प्राण तत्व मानना यह गलत होगा। ममता कालिया की कहानियां स्त्री विमर्श का प्राण तत्व हैं। हिंदी में अगर आप स्त्री विमर्श ढूंढेंगे तो उसका प्राण तत्व जिन कथाकारों के वहां मिलेगा उनमें ममता कालिया होंगी, लेकिन ममता कालिया की कहानियों का प्राण तत्व सिर्फ स्त्री विमर्श नहीं है, सिर्फ स्त्री विमर्श नहीं है। और किसी भी आलोचक को ऐसी मतलब इस तरह का कोई बहुत चलताऊ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बृहत्तर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ ममता कालिया की कहानियों का प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, जीवद्रव्य बनाते हैं उसका। बृहत्तर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, उसके बिना वो कहानियां नहीं बन सकती। बहुत छोटी छोटी कहानियां दिखती हैं, लेकिन लोगों को लगता है उन छोटी छोटी कहानियों के जो विवरण हैं, उन विवरणों में अगर आप जाएं तो देखेंगे कि कितने माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस ममता कालिया की कहानियों में, कितने छोटे छोटे प्रसंग लेकर के आती हैं और उन प्रसंगों में कहानी होती है। उनकी लोकप्रियता के क्या कहने, एक कारण तो यही है कि उनकी लोकप्रियता का, जिस पर आप सब चर्चा कर रहे थे, ललित जी भी सवाल कर रहे थे, कि उनकी कहानियां लोगों को अपनी जैसी लगती हैं। और उनकी ऐसी लोकप्रियता थी कि एक दौर में मनोहर श्याम जोशी ने, जो साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक थे, उन्होंने संपादकीय लिखा था ममता कालिया की लोकप्रियता को लेकर। साप्ताहिक हिंदुस्तान का, ये बड़ी बात है। मनोहर श्याम जोशी बड़े संपादक और बड़े कथाकार थे, खुद बहुत बड़ा कद था उनका। और उन्होंने ममता कालिया की कहानियों की लोकप्रियता को लेकर के, एक लेखक के रूप में उनकी लोकप्रियता को लेकर एक संपादकीय लिखा था। और रविंद्र जी ने लिखा है, रविंद्र कालिया जी ने लिखा है कि
इतनी चिट्ठियां आती थी ममता के नाम से, और मेरे नाम यानी सुदामा शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, और इस सुदामा के नाम कोई चिट्ठी नहीं आती थी। उसका कारण ये था कि रविंद्र कालिया जैसे लोगों ने अपने छपने की जगहों को जो लघु पत्रिकाएं थी उन तक सुनिश्चित कर रखा था। कुछ ही कहानियां उन लोगों की लोकप्रिय पत्रिकाओं में गईं, धर्मयुग या साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी। तो एक बड़ा कारण था। लेकिन रविंद्र कालिया का एक बड़ा महत्व है चिट्ठी का अपनी जगह, और ममता जी का भी अपना बड़ा महत्व है। ममता जी की कहानियों में पारिवारिक मूल्य केंद्रीय तत्व की तरह हैं। यह एक सत्य है, तो दूसरा सत्य यह है कि वे उसका महिमा मंडन नहीं करती हैं। जहां जितना जरूरी हुआ वो उसकी आलोचना भी करती हैं। अग्रगामी पारिवारिक मूल्यों को सामंती मूल्यों से अलगाते हुए अग्रगामी बनाने की निरंतर कोशिश ममता कालिया की कहानियों में दिखाई देती है, उपन्यासों में भी दिखाई देगी आपको। अगर इसे सूत्र के रूप में देखना चाहें तो ये वहां पर दिखेगी। क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं कि पारिवारिक मूल्य है, तो लोगों के दिमाग में एक सामंती भाव आता है कि पारिवारिक मूल्य का मतलब क्या। ये उससे इतर आगे लोकतांत्रिक यानी पारिवारिक मूल्यों में लोकतंत्र की स्थापना की निरंतर कोशिश आपको दिखाई देगी इन रचनाओं में, कहानियों में, उपन्यासों में। तो एक बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो बराबरी के दर्शन को स्त्री पुरुष संबंधों में लेकर आती है। बराबरी की का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, आपने सिमोन द बुआ को याद किया। मैंने शायद पीछे किसी गोष्ठी में लंदन वाली में कहा था कि भारत में भी उसी इलाहाबाद में महादेवी वर्मा हुई, जिनकी पुस्तक 1942 में छपी थी श्रृंखला की कड़ियां, और सिमोन द बुआ की किताब 1949 में मूल फ्रेंच में छपी थी। महादेवी जी की किताब 7 वर्ष पहले हिंदी में छपी, और उसके भी 12 वर्ष पहले 30 से लेकर 42 के बीच में वो निबंध लगातार बड़ी पत्रिकाओं में छपते रहे थे, चांद और तमाम जगहों पर छपते रहे थे। और महादेवी जी के उन निबंधों के आधार पर भारत के स्त्री विमर्श को सलीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये बहुत बाद में 80 के दशक में आकर के जब श्रृंखला की कड़ियां का अंग्रेजी में अनुवाद हो पाया तो लोगों ने जाना। और उसके बाद महादेवी वर्मा की अपनी कविताओं का की व्याख्या भी रहस्यवाद से निकल गई और लोगों ने उसके साथ मिलाकर देखा। तो मैं निवेदन ये करना चाहता था कि ममता जी के वहां ये स्त्री पुरुष संबंधों में बराबरी का मामला है। वहां कहीं भी आप देखेंगे कि ममता जी अनावश्यक ढंग से पुरुष पात्रों को खलनायक नहीं बनाती, पितृसत्ता को खलनायक बनाती हैं। हमारे वहां ये स्त्री विमर्श के भीतर रचने वालों के वहां ये दुविधा है कि या तो वो समझ नहीं पाती कि पितृसत्ता को खलनायक बनाना है या पुरुष को खलनायक बनाना है, या ये दुविधा सुविधा का मामला हो गया है। लेकिन ममता जी बहुत स्पष्ट हैं कि पुरुष नहीं खलनायक है, पितृसत्ता खलनायक है, पेट्रियार्की खलनायक है, विलेन। तो ममता जी की कहानियों में आप इसे बहुत बारीकी से अलगा सकते हैं कि वहां पुरुष का साहचर्य अपेक्षित है, पुरुष का साथ सुंदर है, पितृसत्ता की छाया बुरी है, और वो उसका प्रत्याख्यान करती हैं। आप देखें बड़े दिन की पूर्व सांझ जैसी कहानी को पढ़ें तो ये बात बहुत स्पष्ट ढंग से सामने आती है, निकल करके आती है। तो ये चीज जो है मैंने जैसा निवेदन किया था आरंभ में कि छोटे छोटे प्रसंगों से बड़े संदर्भ निर्मित कर देती हैं ममता जी अपनी कहानियों में। वो जो छोटी लड़की की कहानी है वो बोलने वाली औरत, तो हमारे अपने विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में लगी हुई है, एमए के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, और देश विदेश के विद्यार्थी उसको पढ़ रहे हैं। तो ये तमाम संदर्भ वहां आएंगे। एक बात और ममता जी के कहानियों के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं, और उपन्यासों के बारे में भी कहना चाहता हूं कि ममता जी का लेखन फार्मूले का लेखन नहीं है। अक्सर देखा गया है कि विमर्श आधारित लेखन का मामला जब आता है तो वहां कुछ लोग तो सचमुच ईमानदार सर्जक होते हैं, जो जिनके बल पर उस विमर्श की चर्चा होती है। जैसा मैंने आरंभ में ममता जी के लिए भी कहा कि हिंदी में स्त्री विमर्श की व्याख्या के लिए ममता जी की कहानियों की जरूरत है, ममता जी की कहानियों की व्याख्या के लिए स्त्री विमर्श की जरूरत नहीं है। स्त्री विमर्श को ममता जी की कहानियों की जरूरत है अपनी पुष्टि के लिए, अपनी पुष्टि के लिए।
न कि ममता जी को जरूरत है कि स्त्री विमर्श के आधार पर उनकी कहानियों को समझा जाए। बहुत खुली, बहुत स्पष्ट है वो कहानी, उनको अलग से किसी सैद्धांतिकी की जरूरत नहीं है। फार्मूले का भी मामला यही है कि लेखन फार्मूले का नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाठकीय समाजशास्त्र का कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है। जो पाठक होते हैं उनका कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता। यही कारण है कि जो फार्मूले वाले कवि या कथाकार आते हैं, धीरे धीरे स्मृति से बाहर हो जाते हैं। वो अचानक आते हैं, चमकते हैं, चर्चा पाते हैं, फिर लोगों को लगता है इसमें तो कुछ था ही नहीं। आज ममता जी ने कितनी ईमानदारी से स्वीकार किया आरंभ में कि वे आरंभ में चमत्कार के लिए कविताएं लिखती थी, चमत्कार के लिए कविताएं लिखती। लेकिन ममता जी इस बात को जानती थी कि अंततः चमत्कार नहीं, रचना बचती है। हर चीज का मुलम्मा छूट जाता है, जो वास्तविक चीज है वही बचती है। तो मुलम्मे से कुछ नहीं होता है, मुलम्मा कुछ देर का आवरण है, फार्मूला कुछ देर का आवरण है, वो बचा नहीं सकता सर्जक को। मिर्जा गालिब ने कभी इश्क के लिए जो शेर कहा था कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये सिर्फ प्रेम का दर्शन नहीं है, ये सृजन का भी दर्शन है। जो जितना डूबता है उतने गहराई से मोती निकाल कर लाता है। ये सिर्फ प्रेम में नहीं है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये रचना के जीवन में भी होता है, सृजन के जीवन में भी होता है। और ममता जी की कहानियां सृजन के इस दर्शन से अनुप्राणित हैं, वो उससे काफी करीबी से जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है समय हो रहा है, 2-4 मिनट में मैं समेटता हूं बात को। तो हम लोगों को याद रखना चाहिए कि हम लोग अपने जो साहित्य समाज है, जो पढ़ने लिखने वाले लोगों का समाज है, हम लोग उसे साहित्य की भाषा में सहृदय समाज कहते हैं, और सामान्यतः ये मान लेते हैं कि ये बड़े भावुक किस्म के लोग हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि यह जो साहित्य पढ़ने वाला सहृदय समाज है, इसमें एक किस्म की कठोरता भी होती है। ये बुहार देता है हल्की चीजों को, निकाल देता है हल्की चीजों को। यहाँ फार्मूला नहीं चलता, यहाँ वही चलता है। प्रेमचंद क्यों स्मृति में है? इसीलिए कि वो फार्मूले का लेखन नहीं है। जैनेन्द्र क्यों स्मृति में है? क्योंकि वो फार्मूले का लेखन नहीं है। कृष्णा सोबती क्यों स्मृति में है? मन्नू जी की कहानियां क्यों प्रभावित करती हैं? खुद ममता जी की कहानियां क्यों प्रभावित करती हैं? क्योंकि ये किसी खास ग्रुप को प्रभावित करने के लिए नहीं लिखी गई है, किसी खास पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर उनको प्रभावित करने के लिए कहानियां या ये उपन्यास नहीं लिखे गए हैं। ये गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक विवेक से उत्पन्न रचनाएं हैं, गहरे सामाजिक सांस्कृतिक विवेक से उत्पन्न रचनाएं हैं। एक लंबा संघर्ष भीतर चलता है, तब चीज निकल करके आती है। तो ये एक बड़ा मामला है, इसको देखना चाहिए। ममता जी के पास कई रंग की कहानियां हैं, उनके उपन्यासों के विषय भी अलग अलग हैं, और यह तभी संभव होता है जब आपकी सोच की परिधि बड़ी हो, आपके चिंतन की परिधि बड़ी हो, आपके अनुभव संसार बड़ा हो। सीमित अनुभव संसार के आधार पर आप बहुत अच्छी कहानियां लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं लिख सकते। 2, 4, 5 कहानियां बनेंगी सीमित अनुभव संसार। जिसका अनुभव संसार जितना बड़ा होता है, उसकी रचनाएं उसी मात्रा में आ पाती हैं और लोगों को प्रभावित भी करती हैं और बनती भी हैं। मैं ममता जी को, सानिध्य को आज के इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं, और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। ललित जी, आपने और सबने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का अवसर दिया मुझे। मैं जो अंतिम बात कहना चाहता हूं ममता जी के लिए, जो मैं पहले भी लिख चुका हूं कि मन और कहीं आवाज आ रही है जी, मैं पहले भी लिख चुका हूं कि मन और चेतना की परिधि का विस्तार करने वाली कहानियां हैं ममता जी के पास, उपन्यास हैं ममता जी के पास, मन और चेतना की परिधि का विस्तार करने वाले। और जो ऐसा कर पाए, उस सर्जक का महत्व निर्विवाद होता है। वह अपने समय में भी प्रासंगिक रहेगा, ममता जी हैं, और आने वाले समयों में भी उसे प्रासंगिक रहने से कोई नहीं रोक सकता। और प्रासंगिकता का मतलब यह नहीं होता है कि ऐसा ही यथार्थ तब होगा। यथार्थ बदल जाता है, बावजूद इसके भी रचनाकार प्रासंगिक रहते हैं। ममता जी की कहानियां प्रासंगिक हैं, रहेंगी। सीधी सरल भाषा लिखकर ममता जी जो कमाल करती हैं, वह कई लोग अपनी जलेबी नुमा भाषा से नहीं कर पाते हैं। वे जानती हैं
कि कहानी में प्रभाव भाषिक कलाबाजी से नहीं, गहरी अंतर्दृष्टि से संभव होता है। मैं आज इस सुंदर बातचीत, इस बहुत महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण आयोजन के लिए पुनः आयोजक बंधुओं को, ललित जी को बधाई देता हूं, सानिध्य को बधाई देता हूं और अपना आभार व्यक्त करता हूं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने बहुत ही अभिभूत करने वाला एक असेसमेंट दिया ममता जी का, और ये बिल्कुल इससे बेहतर कहा नहीं जा सकता था। और ये समय कैसे बीता, 2.25 घंटा पता ही नहीं लगा, और मेरी बात भी लंबी होती चली गई। और मैं कुछ लोगों को मुझे मालूम है 2 लोग कुछ कहना चाह रहे थे। हिमानी कुछ कहना चाहती हैं। मैं हिमानी जी से माफी मांगता हूँ, और कुसुम से भी माफी मांगता हूँ कि मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि हमें इसको अब बंद करना है। और दूसरी बात यह है कि इसके पहले कि हम इजाजत लें, मैं सबसे पहले ममता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे झेला और मेरे सवालों को बेबाकी से मैंने किया। और दूसरा, मैं कुछ संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बिल्कुल अविश्वसनीय है कि दूसरे ही सत्र में सानिध्य में इतने बड़े-बड़े लेखक भारत के और ब्रिटेन के और विदेश के शामिल हुए हैं, और मैं सबको नाम से तो नहीं धन्यवाद दे सकता, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सभी को हृदय से धन्यवाद। और ख़ास तौर से यूके हिंदी समिति से सुरेखा जी और सीमा जी और महक, और हमारे वातायन से पद्मेश जी का मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि पद्मेश और महक जो कि हिंदी समिति के हैं, और विकल्प जो कि बॉम्बे से पूरा तकनीकी सहयोग दे रहे थे, सारा मैनेज कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। पद्मेश जी ने कहा कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, कोई भी गड़बड़ होगी तो मैं आपको मदद के लिए आऊँगा। और साथ में मैं बहुत सारे हमारे यहाँ के लेखक हैं, उन सबको नाम से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि 26 जुलाई को भारत की हिंदी की बड़ी प्रतिष्ठित कहानीकार हैं प्रज्ञा पांडे जी, जो कि इस समय यहाँ पर हैं। इन पर हम एक सानिध्य करेंगे, उनका सानिध्य करेंगे, और ये इनकी कहानी ऑफ फाइट जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और तो आप इंतज़ार कीजिएगा। और सबको बहुत-बहुत आभार। औपचारिक रूप से मैं इस रिकॉर्डिंग को अब समाप्त कर रहा हूँ, और हम अब इस पर और थोड़ी देर चर्चा करते हैं। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।